हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री सैंपल पेपर 2024-25 का सॉल्यूशन। अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता है या फिर अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर रिलीज किए जाएंगे मेन सब्जेक्ट के, तो मैं बता देना चाहती हूं कि सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए हैं। तो जाकर के सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, आज इस सेशन के अंदर मैं हिस्ट्री के सैंपल पेपर का सोल्यूशन कराने वाली हूं। इस सोल्यूशन को जानने के लिए और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको यहां पर ना सिर्फ आपको हिस्ट्री के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर आपकी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर हिस्ट्री है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक इसको शेयर करना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सैंपल पेपर। तो सबसे पहले आपको जैसे सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें काम करना है कि जो भी हमारी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी होती है, हमें उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यही काम आपको करना है आपके फाइनल एग्जाम में। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, तो वैसे ही आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि इसके इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। ठीक है, और हमें किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जनरल इंस्ट्रक्शन से पता चल जाती हैं। ठीक है, ये है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपको 3 आवर्स दिए गए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, और इसमें जो सेक्शन दिए होंगे वो आपके टोटल 5 सेक्शंस दिए होंगे, A B C D E। टोटल जो है वो 34 क्वेश्चन दिए होंगे। सेक्शन ए जो होगा, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 21 आर MCQs ऑफ द 1 मार्क ईच। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स, और ये MCQs बेस्ड होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27 ये आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। ठीक है, और इसकी जो वर्ड लिमिट दी गई है वो है 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि इतने वर्ड्स में ही आपको अपना आंसर लिखना है। ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। सेक्शन सी जो है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, 28 से लेकर के 30। हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। वर्ड लिमिट होनी चाहिए आपकी 300 to 350 वर्ड्स में। ठीक है, सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक का होगा। ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन ई में, आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, तभी जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को, जो कि हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेचर। तो भारतीय इतिहास में जो संगम एज है ना, संगम काल है, इसका क्या योगदान रहा है, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन को ठीक से अच्छे से पढ़ना है, समझ करके फिर उस पर सही आंसर लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस रही है किसकी, संगम एज की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेचर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इट मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ द संस्कृत लिटरेचर इन द साउथ इंडिया। तो बच्चा देखो, साउथ इंडिया में संस्कृत लिटरेचर का इंट्रोडक्शन हुआ था, क्या ये इसका सिग्निफिकेंस है? नहीं ना। तो यहाँ पर तो साउथ इंडिया में तो तमिल का ज़्यादा था। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मशास्त्र, मनुस्मृति जो थी वो सारी संस्कृत में लिखी हुई थी, जबकि साउथ इंडिया के पास्ट को जानने के लिए जो हमें टेक्स्ट बुक मिली वो हमें तमिल लैंग्वेज के अंदर मिली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कहता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जिस ऑप्शन में आपको सबसे मतलब अच्छी तरीके से जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है ना, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, जो सभी के लिए जो है वो जिसमें अच्छी बात कही गई है, राइट। तो इट वाज द पीरियड ऑफ द डिक्लाइन इन द लिटरेरी एक्टिविटीज इन तमिलनाडु। तो बच्चा इसका सिग्निफिकेंस ये था कि तमिलनाडु के अंदर जो लिटरेरी एक्टिविटीज हो रही थी वो डिक्लाइन हो गई थी, पतन हो गया था उसका, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इट विटनेस द फ्लरिश कलेक्शन ऑफ द एंशिएंट तमिल लिटरेचर। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी इसके अंदर नजर आ रही है कि इसमें तमिल मतलब साउथ इंडिया के अंदर जो तमिल लिटरेचर, तमिल भाषा में लिखी हुई जो भी बुक्स वगैरह थी वो जो तमिलनाडु या फिर मतलब पूरे के पूरे साउथ इंडिया के पास्ट को जानने के लिए हमें काफी हेल्प करती हैं। तो ये जो है इट विटनेस द फ्लरिश ऑफ द, तो ये एक ऐसा विटनेस है जिसमें हमने देखा कि इस टाइम जो है
तमिल लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश हो चुका था, है ना, काफ़ी फल फूल गया था, तो इसमें तमिल भाषा में काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई थी। तो ये बिल्कुल सही इसका सटीक आंसर होगा। ये देखिए, इट वॉज करेक्टराइज बाय द डोमिनेंस ऑफ द ग्रीक लिटरेचर इन इंडिया। तो बच्चे डोमिनेंस एक तो हो गया, एक तो यहीं पर ही नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है ये डोमिनेंस, है ना, और वो भी ग्रीक लिटरेचर की इंडिया के अंदर, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? सातवाहन डायनेस्टी से, है ना। ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, तो सातवाहन डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है, स्टेटमेंट दी होंगी दो, एक होगी आपकी असर्शन, दूसरी होगी आपकी रीजन। ठीक है, तो असर्शन और रीजन को बड़े ध्यान से समझना है, एक दूसरे को रिलेट करना है आपको दो वर्ड से। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको बिकॉज का यूज करना है, ठीक है, या फिर आपको सो दैट का यूज करना है। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो दैट का मतलब इसलिए। अब ये फर्स्ट क्या कहती है? असर्शन कहता है कि रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज मेयरली द इनिशियल स्टेप इन द आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जो आर्टिफैक्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने नीचे ज़मीन के नीचे से जो भी बहुत सालों से पड़ी हुई नीचे दब गई थी, है ना, उनको निकाल करके फिर इस पर रिसर्च की, रिसर्च करने के इसके बाद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी कलेक्ट की और फिर उसको हिस्ट्री में मेंशन किया, तब जाकर हम हिस्ट्री को या पास्ट को इतना जान पाए हैं। ठीक है, तो ये जो था ये एक इनिशियल स्टेप था, इसीलिए क्या कहा गया है? अब मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें सो दैट लगाया। ठीक है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट एम्प्लॉय द वेरियस मेथड, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली, ऑब्जेक्ट मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, है ना, उनको क्लासिफाई कर दिया, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड फंक्शन, ये कौन से मेटल के बने हुए हैं, इनका क्या फंक्शन होता था, तो इसको उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। एनालिसिस द कॉन्टेक्सचुअल clues and the reliance on the direct evidence to understand the significance and the purpose। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए मैंने इसको so that लगा करके इसको सॉल्व कर लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A and B इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वो so that लगा करके उसका सही आंसर ये मिला, पहले क्वेश्चन बना लिया, देन उसका सही क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे इस स्टेटमेंट में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तो दो वर्ड से लगा कर देखिएगा, या तो आपको बिकॉज से भी वो आंसर सॉल्व हो गया तो भी आपका ए आंसर होगा, इसलिए से सॉल्व हो गया तो भी आपका ए आंसर होगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, और सी और डी तो वैसे ही लगा दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बौद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ द बौद्धिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट। ठीक है, बौद्धिज्म, द कंसेप्ट ऑफ द बौद्धिसत्व इज सेंट्रल टू, ठीक है, सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ द बौद्धिज्म। तो बच्चे बौद्धिसत्व कौन होते हैं? बौद्ध के रूप होते हैं, जैसे लॉर्ड शिवा के लॉर्ड विष्णु के जैसे रूप होते थे ना, अवतार होते थे, इसी तरीके से, राइट। और ये जो हीनयान वाले थे, है ना, ये क्या करते थे? ये हीनयान जो है बौद्धिज्म की ओल्ड ब्रांच है। तो द कंसेप्ट ऑफ द बौद्धिसत्व, बौद्धिसत्व का कंसेप्ट जो था इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ द बौद्धिज्म। नेक्स्ट कहता है कि बौद्धिसत्व इज अ कंपनसेट ऑन वन हिज वे टू एनलाइनमेंट। ठीक है, बौद्धिसत्व क्या था? एक कंपनसेट था, है ना। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी हम गलतियां कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति करके और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम होते हैं वो भगवान के ध्यान में लगाते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो पाप हुई है, वो कहीं ना कहीं वो जो है वो कम होने लगते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से बताया गया है कि एनलाइनमेंट क्या होती है बच्चे? ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जैसे जैसे इंसान को ज्ञान होता जाता है तो वो गलतियाँ कम करता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। बौद्धिसत्व अचीव द निब्बान, निब्बान क्या होता है बच्चे? निर्वाण होता है मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान, ठीक है, ज्ञान होता है। बौद्धिसत्व अचीव द निब्बान फॉर द पर्सनल, तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे ये अपने पर्सनल सैल्वेशन के लिए करते थे, ये अपने पर्सनली तौर पर बस हम तक ही सीमित रहे, जबकि ये गलत होगा। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वो उसको बांटते थे, उस ज्ञान को मतलब उस जो नॉलेज होती थी उसको स्प्रेड किया करते थे, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तब आंसर हो गया आपका दिस वन इज द रॉन्ग। ठीक है, तब आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब हम करते हैं
कॉलम 1 और कॉलम 2 ये दो कॉलम दिए हुए हैं, तो इनको हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो सबसे अच्छी तरीके से, जिस पर आप 100% श्योर हो, आप पहले उसको मैच कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम मैच करने वाले हैं, ठीक है, दयाराम साहनी, जो कि बहुत ही ईजी है और ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की सील को डिस्कवर किया था। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की सील को डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल को मैच करेंगे हम किसको, ऑथर द मोहनजोदारो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और R.E.M. व्हीलर ऑथर एंशंट इंडिया, ठीक है। सो इसके बिहाफ पर आप इसका करेक्ट आंसर दोगे। अब देखो मैंने क्या किया, ए को मैंने 2 के साथ में मैच किया। अब ए को 2 तो यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, ठीक है, ए को 2 यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए को 2 से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं गलत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, राखलदास बनर्जी, तो क्या आ जाएगा, बी को हमने किससे मैच किया, बी को हमने मैच किया 3 से, ठीक है, बी को हमने मैच किया 3 से, और फिर हमने 3 को मैच किया, यानी कि सी को मैच किया हमने 1 से, ठीक है, और डी को मैच किया हमने 4 से, ठीक है, डी को मैच किया हमने 4 से, ठीक है। अब देखो ये इस तरह का ऑप्शन जो है वो कहीं भी नहीं है, ए को 2 है इसमें, कहीं भी नहीं है, तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, है ना। तो कैसे उसको सही कर सकते हैं, तो हो सकता है ये आंसर ही मतलब ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंट हो गए हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने सही जो हमारी NCERT के अकॉर्डिंग कहता है, हमने उसको उसी तरीके से मैच कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई। अच्छा, मैं इसका आंसर दिखा भी सकती हूँ, ठीक है, इसका आंसर भी वहाँ पर क्वेश्चन उसमें मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो डी दिया है, ए को 2 बी को 3, है ना। तो यहाँ पर दिया है ए को 2 बी को 3। अब यहाँ पर देखो ए को 2 तो कहीं पर भी नहीं है, ए को 2 कहीं नज़र आ रहा है, नहीं है, ठीक है, बी को 3 नज़र आ रहा है, बी को 3 भी नहीं है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द एंशंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है रूलर द एंशंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ही वॉज द प्रोमिनेंट शक रूलर, ठीक है। अब आपको किसके रिगार्डिंग, मतलब आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताना है जो कि उसने नाम तो नहीं दिया, बस उसको एक इंडिकेशन के तौर पर आपको समझना है। ही वॉज द प्रोमिनेंट ऑफ द शक रूलर, ये एक शक रूलर थे, मतलब बहुत ही मतलब फेमस शक रूलर थे। ही रिबिल्ट द सुदर्शन लेक इन द 2nd century सी, इन्होंने सुदर्शन लेक का निर्माण किया था। ही शोकेस्ड हिज द एंगेजमेंट हिज द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, और उन्होंने ये जो संस्कृत ट्रेडिशन था इसमें भी अपने बहुत अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया, है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका रुद्रदमन, है ना, क्योंकि रुद्रदमन हमने कहाँ से थोड़ा सा गेस किया, यहाँ से गेस किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, रुद्रदमन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रुद्रदमन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स टू द एंशंट केव पेंटिंग गिवन बिलो, ठीक है। सो अजंता केव पेंटिंग, बाग केव पेंटिंग, या फिर आपका सतत द सीता वंशनल केव पेंटिंग, या फिर आपका अलोरा केव पेंटिंग। तो आपको ये बताना है ये कौन से पेंटिंग। अब इसको तो फिजिकल जो एम्पायर्ड होंगे, ठीक है, वो तो नहीं दे सकते ना, जो विजुअली एम्पायर्ड जो स्टूडेंट होंगे वो तो इसको नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो जो देख सकते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजंता होगा, अजंता केव होगा, बाग केव होगा, ठीक है, या फिर ये होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नहीं ठीक है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो सीन है ये आपका अजंता केव पेंटिंग्स के का ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कोई फिजिकल जो विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट है उनके लिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन द कैलाशनाथ टेम्पल। तो कैलाशनाथ टेम्पल इनमें से कहाँ है, तो वो उसका आंसर लगा देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो वो महाराष्ट्र पे टिक कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी आइडेंटिफाई द अल बरूनीज राइटिंग। तो अल बरूनी की राइटिंग के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट बतानी इनमें से क्या है। सो प्रोफिशिएंसी इन द डिप्लोमेसी एंड द पॉलिटिकल नेगोशिएशन, fluency in the multiple language and the board intellectual, the curiosity or the expertise in the military strategy and the warfare, the tactics or the expansional talent for the story telling and vivid description, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चा इसका कि इन्फ्लुएंसी इन द मल्टीपल लैंग्वेज एंड द बोर्ड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्योंकि अल बरूनी को काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी, है ना,
तो आंसर क्या आ जाएगा बी। और काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी तो इसी के चलते उसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर उसकी ट्रांसलेशन भी की थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संस्कृत को उसमें किया था, अरेबिक जो भी संस्कृत जो बुक मिली थी, काफ़ी जानकारी मिली थी उसको इंडिया के बारे में, है ना, इसमें संस्कृत टेक्स्ट बुक से, है ना, तो उसको क्या किया, अपने अरेबिक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। इसी तरीके से जो बाकी जैसे ग्रीक भाषा वगैरह थी, है ना, तो उसको क्या किया, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए उसको संस्कृत में एक मैथमेटिशियन की बुक थी तो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उनको दिया था। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आपको बताना इसमें से इनकरेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनकरेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, तो अंडाल was a woman Alvarez, the most striking feature of her compositions were widely sung, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अंडाल जो थी, अंडाल कौन सी थी, अंडाल जो है वो अल्वराज समुदाय की थी, यानी कि अल्वराज क्या था, एक भक्ति समुदाय था। तो ये जो अंडाल थी ये अल्वराज समुदाय से बिलोंग करती थी और भगवान विष्णु की क्या थी, ये डिवोटी थी, भगवान विष्णु की डिवोटी थी। तो अंडाल वाज a woman Alvarez, the most striking feature her composition were widely sung, तो उनके गाए हुए भजन, लिखे हुए भजन जो है आज भी वहाँ पर टेम्पल में सिंग किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अंडाल वाज अ वुमेन नैनार, तो बच्चे ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, नैनार की थोड़ी ना थी, वो तो अल्वराज की जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, और हमें गलत स्टेटमेंट पकड़नी थी और गलत स्टेटमेंट हमारी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बी। ठीक है, इन स्टेटमेंट हो जाएगी बी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इमेजिन यू आर। अब आपको इमेजिन करना है। देखो बच्चा, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें आपकी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। बुक से रिलेटेड नॉलेज तो होगी आपको, आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसका भी आपसे एक तरीका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सो इमेजिन यू आर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इमेजिन यू आर एनालाइजिंग अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द, आपको एक विजयनगर का एक डॉक्यूमेंट मिला है, आपको उस पर एनालाइजिंग करनी है। ठीक है, आप उस पर एनालाइज कर रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पायर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो एक एम्पायर का, ठीक है, और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या दोनों के बीच में रिलेशन था, तो वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बतानी है क्या होगी। ठीक है, सो मिलिट्री ही आ गया तो इसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होगी, फिर भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। अब मिलिट्री क्रॉनिकल डिटेलिंग द कंक्वेस्ट ऑफ द विजयनगर रूलर, तो ये तो गलत हो जाएगी, है ना। अ रिकॉर्ड ऑफ द डिप्लोमेटिक एक्सचेंज विद द ट्रेडर्स एंड द फॉरेन एम्बेसडर, ये क्या कह रहा है, अ रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड, डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेज विद द ट्रेडर्स एंड द, तो ये जो रिकॉर्ड यानी कि जैसे कुदरई चेतीस था, वो क्या करते थे, वो हॉर्स मर्चेंट होते थे, लोकल मर्चेंट जो होते थे हॉर्स के, वो उनको क्या कहते थे, कुदरई चेतीस करते थे। तो इस तरह का रिकॉर्ड जो है वो हेल्प करता है इन दोनों के रिलेशन को समझने में, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। लीगल कोड आउटलाइन, तो ये एक लीगल कोड होता है, कानूनी, मतलब वो कहते हैं ना कि नियम जो कानून बनाए जाते हैं, तो ये लीगल कोड होता है टू आउटलाइनिंग द राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अर्बन क्लासेस। अर्बन क्लासेस के लिए ये तो एक तरफा कर दिया बच्चा, है ना, ये तो एक तरफा कर दिया, राइट, तो ये तो होगा ही नहीं। जबकि जो रूल रेगुलेशंस बनेंगे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए थोड़ी ना बनेंगे, वो तो सभी के लिए बनेंगे, है ना। तो एन इम्पेरियल डिक्री द ग्रांटिंग लैंड और द प्रिविलेजेस टू अ स्केर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चा ये सेक्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पवित्र जो स्थान होते हैं, जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए। तो राजा क्या किया करता था, उनको जैसे टेम्पल होते थे उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी लैंड ग्रांट कर दिया करता था, है ना। जैसे चोला रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे ना। तो इससे क्या होता था, एक तो भक्ति तो स्प्रेड हो ही रही है, साथ साथ में उस राजा की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको देखेंगे, देन उसका आंसर करेंगे। मैच द कॉलम विद फर्स्ट
column with the second column regarding the traveler who visited the Vijayanagar Empire and choose the correct option। तो आपको विजयनगर एम्पायर में कौन सा ट्रैवलर कब आया था तो उसको चूज करना है, ठीक है। निकोलो दे कोंती, राइट, निकोलो दे कोंती कौन था? एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था जो कि 16 सेंचुरी के अंदर इंडिया आया था, या फिर अब्दुल रजाक, या फिर अफानासी निकेतन, या फिर दौरते बरबोसा, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर देना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो निकोलो दे कोंती कौन था बच्चा? निकोलो दे कोंती जो है वो क्या था? निकोलो दे कोंती एक इटालियन ट्रैवलर था, एक इटालियन ट्रेडर था हु विजिटेड इंडिया इन 15th सेंचुरी। तो ए को 2 से मैच किया। अब्दुल रजाक जो है वो एक पर्शियन एम्बेसडर था जो कि 15th सेंचुरी में आया था, ठीक है। अब्दुल रजाक जो है वो 15th सेंचुरी में एक पर्शियन एम्बेसडर था, ठीक है। अफानासी निकितिच, अफानासी निकितिच मर्चेंट फ्रॉम द रशिया। तो ये निकितिच जो है अफानासी, ये रशिया से था और ये 15th सेंचुरी में आया था। और दौरते बरबोसा जो है वो भी एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था हु विजिटेड 16th सेंचुरी इन इंडिया। तब आंसर क्या आ जाएगा? मैंने ए को 2 से मैच किया, ए को 2, बी को 1 और सी को 4 और इसको 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ सिल्वर बिलियन into India through trade with the Europe during the 16th to 18th century, ठीक है। किस तरीके से इंडिया के अंदर सिल्वर को लेकर के, है ना, जैसे इंडिया के पास इतना सिल्वर कहाँ से आया, ठीक है, ट्रेड के थ्रू से आया होगा। तो जिन जिन के साथ वो ट्रेड किया करते थे उनके थ्रू जो है इंडिया में इतना सिल्वर आता है 16 to 18 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज फ्लो ऑफ सिल्वर बिलियन इनटू इंडिया थ्रू द ट्रेड विद। तो किसके साथ में? यूरोप के साथ में ट्रेड किया करते थे ड्यूरिंग द 16 to 18 सेंचुरी। तो राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन द एशिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड, तो किस तरीके से ये एक सिग्निफिकेंटली इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है द राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन एशिया, तो एशिया में ऑटोमन एम्पायर का राइज हुआ था, या फिर द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू द वोयाजेस, या फिर जो सी वोयाजेस यानी कि समुद्री यात्राओं के थ्रू नए नए वर्ल्ड का पता चलाया गया, ठीक है, नई नई जगहों का पता चलाया गया। द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू द वोयाजेस, ठीक है। तो इससे न्यू वर्ल्ड की ओपनिंग हो गई थी, मतलब अलग अलग जैसे कंट्रीज को डिस्कवर किया जा रहा था। वास्को द गामा ने जैसे इंडिया को किया था 1498 के अंदर, यूएस को किया था किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 के अंदर, है ना। तो इसके तरीके से बताया जा रहा है कि द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू द वोयाजेस, द मिंग डायनेस्टी एक्सपेंशन इनटू साउथ ईस्ट एशिया, या फिर क्या कह रहा है? या फिर कह रहा है कि द डिक्लाइन ऑफ द सफाविद एम्पायर इन एशिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? इससे क्या होगा कि इससे न्यू वर्ल्ड जो है वो देखे जाएंगे। अब देखो बच्चा, इसको इसके साथ में कनेक्ट करके देखो, जब नए न्यू वर्ल्ड की ओपनिंग होगी यानी कि नई नई कंट्रीज को डिस्कवर किया जाएगा तो उनके साथ ट्रेड होगा ना, व्यापार होगा ना, कि कौन सी चीज से कौन सी कंट्री से हम किस तरह का व्यापार कर सकते हैं, किस तरह का हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलेगा, इसी से क्या होगा? इसी से ही ट्रेड जो है वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ट्रेड की डेवलपमेंट होगी, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ डिड द कंपाइलेशन ऑफ द आईने अकबरी कंट्रीब्यूट टू एम्परर अकबर्स विजन ऑफ द गवर्नेंस। तो ये जो आईने अकबरी है ये अकबर के किस विजन का, यानी कि किस उद्देश्य का, कि अकबर का उद्देश्य क्या था, या अकबर कैसे जो है वो राज करता था, है ना, उनकी जो एक सब्जेक्ट यानी कि उनकी जो प्रजा थी वो उनके रूलिंग पीरियड में कैसे रहा करती थी। तो एक तरीके से अकबर के रीजन के बारे में उसको डिफाइन किया है किसमें? आईने अकबरी में, ठीक है। चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है कि बाय एम्फसाइजिंग द मिलिट्री स्ट्रेटजीज फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इस आईने अकबरी में उनके मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है। बाय द डॉक्यूमेंटिंग द रिलीजियस रिचुअल एंड द प्रैक्टिस अक्रॉस द एम्पायर। ये क्या कह रहा है? अकबर के विजन का पता चलता है ऑफ द गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब किस तरह से वो रूल किया करते थे, गवर्न किया करते थे, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कल्चर ट्रेडिशन, और बाय फोकसिंग ऑन द ट्रेड रूट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बाय डॉक्यूमेंटिंग रिलीजियस रिचुअल एंड द प्रैक्टिस अक्रॉस द एम्पायर। तो ये अकबर का विजन था। कंपाइलेशन ऑफ द आईने अकबरी कंट्रीब्यूटेड टू द, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूटेड टू द
contributed to Emperor Akbar's vision of the governance. Choose the best suitable option from the following. तो द डॉक्यूमेंटिंग रिलीजियस, तो ये डॉक्यूमेंटिंग किसको कहा है? आईने अकबरी को कहा है। तो इससे हमें अकबर क्या सोचता था, किस तरह से गवर्न करता था, तो अकबर को धर्मों के बारे में काफ़ी कीन इंटरेस्ट रखता था वो, है ना। तो खुद भी पार्टिसिपेट किया था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स की डिबेट वगैरह होती थी उसमें खुद भी पार्टिसिपेट किया करता था। तो इससे अकबर के रिलीजियस रिचुअल का और उसकी प्रैक्टिस, यानी कि किस तरह से उनकी जो प्रजा है वो उनके एम्पायर में, उनके राज्य में किस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ करती है, तो इसके बारे में पता चलता है, राइट। नेक्स्ट करते हैं कि what insight did the Frankish Bernier provide about the economic structure of the Mughal India। तो ये जो बर्नियर है इसने किस तरीके से, बर्नियर ने हमेशा इंडिया को अपनी बुक में क्रिटिसाइज करते हुए ही दिखाया गया है, मतलब बताया गया है, ठीक है, कि उसने इंडिया को एक नेगेटिव फीडबैक दिया है अपनी बुक के अंदर कि इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, हमारे यूरोप उससे कहीं मच बेटर है ना। तो इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया है। तो व्हाट इंसाइट डिड द, तो हमें फ्रैंकिस बर्नियर की बुक से किस तरह का हमें एक समझ मिलती है, या फिर हमें किस तरह का एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो मुगल पीरियड में चल रहा था उसके बारे में अपनी बुक में डिफाइन किया है। तो द प्रिविलेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द लैंड ऑनरशिप, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तो ये तो अकबर इसने फ्रैंकिस बर्नियर ने कहा कि इंडिया के अंदर लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं दिया गया है ना, जबकि ये यूरोप में दिया गया है। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी गलत। कौन सी? फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? द प्रिविलेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड ओनरशिप एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, तो ये तो गलत हो जाएगी। दी ही नहीं थी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट। तो द डोमिनेंस ऑफ द स्टेट कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड द लिमिटेशन ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है? डोमिनेंस ऑफ द स्टेट कंट्रोल। तो डोमिनेंस किसकी थी? स्टेट कंट्रोल की, यानी कि मुगल एम्परर्स की डोमिनेंस थी, इसीलिए उनको जो है एक मतलब प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था, राइट नहीं दिया गया था। एंड द लिमिटेशन ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जिनको दी गई थी उनको भी लिमिटेड रखा गया था, अपने नॉबल्स वगैरह को। तो इसका जो द बेस्ट आंसर होगा वो बी होगा। फिर भी हम क्या करते हैं? द एब्सेंस ऑफ द ट्रेड, ट्रेड का एब्सेंस था, नेटवर्क एंड द इकोनॉमिक आइसोलेशन फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क, जबकि इंडिया का ग्लोबल नेटवर्क जो था वो अलग अलग कंट्री के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। द रिलायंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। चूज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि सबसे पहले तो ये देखें कि अमेरिका में सिविल वॉर कब हुई थी? 1861 से लेकर के 65 तक हुई थी, राइट। 1861-65 के बीच में अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। तो जो ब्रिटेन 1861 से 65, जो ब्रिटेन इससे पहले क्या करता था? अमेरिका से कॉटन सप्लाई करवाता था। अब वहाँ पर जब सिविल वॉर छिड़ गई है तो वहाँ पर सारी फैक्ट्रीज और ये सब शटडाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से उसने एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बनाया, किसको? इंडिया को, ठीक है। उसी के प्रोस्पेक्टिव में बताना है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सो द बोथ कंट्रीज द एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन द कॉटन प्रोडक्शन ड्यू टू द वॉर। अच्छा, वॉर की वजह से इसमें यूएस में भी और इंडिया के अंदर भी क्या हो गया था? इसका डिक्लाइनेशन हो गया था। तो बच्चा ये तो गलत हो जाएगा ना। जब वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है तो इधर क्यों होगा? उसका इम्पैक्ट इधर थोड़ी ना आएगा। यहाँ के तो फार्मर जो होंगे वो कॉटन को ग्रो करेंगे। इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज, तो इसकी वजह से इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वाइल द यूनाइटेड स्टेट एक्सपीरियंस द डिक्लाइन, जबकि यूएस में ये डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रही थी। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स सॉ द इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन वाइल द इंडिया रिमेन द स्टेगनेंट, बोथ द कंट्रीज सॉ द, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और बोथ द कंट्रीज सॉ अ सर्ज इन द कॉटन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। अच्छा, ये जो कंट्रीज थी, बोथ द कंट्रीज, मतलब वॉर के दौरान भी ये ब्रिटेन को सप्लाई कर रही थी, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वाई डिड द रिबेलियन इन अवध, तो जो रिबेलियन थे, विद्रोही थे अवध के अंदर, इन अवध बिकम द सिंबल ऑफ द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो अवध में ये जो रिबेलियन थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, ठीक है। चूज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो
ड्यू टू द रीजंस इकोनॉमी, क्यों, रीजन क्या था कि ये उनके अगेंस्ट थे, जो रिबेलियन थे ये क्यों अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, रीजन बताना है। ड्यू टू द रीजंस इकोनॉमिक द प्रोस्पेरिटी अंडर द नेटिव रूल, ठीक है, ड्यू टू द रीजंस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अंडर द नेटिव रूल। नेटिव रूल का मतलब होता है उनका जो सेल्फ रूल वहां पर चल रहा था राजाओं महाराजाओं का, है ना। तो इसकी वजह से वो छीन लिया, इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह एंड द तालुकदार, तो वाजिद अली शाह को और उनको जो है वो क्या कर दिया गया था, अवध की बात कर रहे हैं ना, तो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अवध वाजिद अली शाह एंड द तालुकदार, ड्यू टू द फेवरेबल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज टुवर्ड्स द पेजेंट्री, और ड्यू टू द अवध सेंट्रल पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिबेल फोर्सेस। तो बच्चा इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको क्या लगता है क्या होगा, आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ड्यू टू द, क्यों अवध के लोग, यानी कि अवध के जो मतलब लोग थे वो अंग्रेजों के अगेंस्ट क्यों हो गए थे, या जो अवध के जो रिबेलियन थे जो वहां से पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इनके अगेंस्ट क्यों हो गए थे, क्योंकि उनके राजा वाजिद अली शाह को उन्होंने डिथ्रोन कर दिया था, है ना, और डिथ्रोन करने के बाद उनको कलकत्ता भेज दिया गया था। अब जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी कि जैसे तालुकदार हो गए, है ना, वो उनके लॉयल होते थे, तो वाजिद अली शाह के रहते उनका काम बहुत ठीक ठाक से चल रहा था। तो जब राजा को डिस्प्लेस कर दिया गया तो उनका काम भी जो है वो कहीं ना कहीं सफर करेगा, इंपैक्ट करेगा उससे, ठीक है। तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द इवेंट रिलेटेड। अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। Which one of the following present in the correct chronological order of the event related to the agrarian development in the Indian during the 19th century? agrarian किसको बोलते हैं बच्चा, फार्मर्स, यानी कि कृषक समाज को अग्रेरियन सोसाइटी कहा जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट रिलेटेड। तो आपको उन इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है जो कि 19th सेंचुरी में ये जो अग्रेरियन डेवलपमेंट थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर सेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको अरेंज करने के लिए आपको इनकी टाइमलाइन जरूर लर्न करनी पड़ेगी बच्चा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये कब हुआ था, 1793 के अंदर, ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। बॉम्बे डेक्कन रियॉट कमीशन ये कब हुआ था, 1875, ठीक है। और सांथाल रिबेलियन कब हुआ था, ये हुआ था 1855-56 के अंदर, ठीक है, 55-56 के अंदर, राइट। और उसके बाद आपका 5th रिपोर्ट बाय द सेलेक्ट कमेटी, तो ये आएगा आपका 1813, राइट। तो सबसे पहले आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आंसर आएगा जो सबसे छोटा नंबर है, पहले आप उसको देखिए, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है पहले आप उसको देखिए, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, 1 इसमें यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 1813, है ना, तो आ जाएगा आपका 4, ये रहा आपका 4, ठीक है। तो आंसर हमारा यहीं पर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, देन उसके बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गांधीजीज मेन डिमांड फॉर द पीजेंट इन द चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने जो पीजेंट्स थे उनकी अपील को सुना और वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इन पीजेंट्स की डिमांड क्या थी जिसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, इंक्रीज द मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर, नहीं, फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स फॉर देयर चॉइस, तो वो अपनी मर्जी से क्रॉपिंग कर सके, क्योंकि उनको तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि तुम सिर्फ इंडिगो की कल्टिवेशन के अलावा कोई फसल नहीं ग्रो करोगे, है ना, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। इसीलिए वो क्या चाह रहे थे कि हमें अपनी मर्जी से कल्टीवेशन करने का राइट दिया जाए, है ना। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स ये भी नहीं होगा, तो ये तो आपका उसमें खेड़ा मूवमेंट में हो जाएगा। इंडियन एजुकेशन तो ये भी नहीं होगा, इसमें खेड़ा मूवमेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वेजेस वर्कर अहमदाबाद मिल वर्कर्स में होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चंपारण वाला वो ये होगा बच्चे, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, रिडक्शन ऑफ द, तो ये खेड़ा वाला पार्ट है, जो खेड़ा में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था उसका पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट पार्ट था, वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, completely the following with the correct option regarding the role of the leader in the history of the nationalism and their respective countries। तो जैसे हो चिन मिन ये वियतनाम से थे, मतलब हर एक कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री है,
ठीक है, कभी ना कभी वो किसी का गुलाम रहा होगा, ठीक है। अब उनको उस पर्टिकुलर कंट्री को उस गुलामी से छुड़ाने के लिए किसी ना किसी एक पॉलिटिकल लीडर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है कि जैसे हो चिन मिन वियतनाम से थे, जॉर्ज वाशिंगटन कहाँ से थे, जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो यूएस से थे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या करना है, यूएस से, ठीक है, क्या करना है, यूएस से। नेक्स्ट question number 20, identify the ruler of India in 1850s from the given option using the provided information. He was the successor of the Peshwa Bajirao II. देखो आ गया ना, he was compelled by the sepoys and town the people to join the revolt as the leader of the कानपुर। तो यहाँ से कानपुर से ही क्वेश्चन मिल गया। और यहाँ पर पेशवा बाजीराव, अगर आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, बाजीराव मस्तानी, है ना, तो वहाँ पर भी देखा होगा। अगर किसी आप में से किसी बच्चे ने देखी होगी तो यहाँ से भी आप आंसर वो पकड़ लेते, और यहाँ से तो पकड़ ही लोगे, है ना। तो कानपुर से जो लीड कर रहे थे, है ना, और जो बाजीराव पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नाना साहेब, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर की द आइडियल एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन इंडिया सिंस इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द की आइडियल्स, मतलब एक कोर पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इंडिया। सोशल स्ट्रगल यानी कि जो समाज के अंदर जो बुरी रीति रिवाज फैले हुए थे, तो उनको रिफॉर्म करने का स्ट्रगल, ठीक है, इन इंडिया सिंस द 19th सेंचुरी। तो जो है ऑटोनॉमी, हायरार्की एंड द ट्रेडिशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, और द इम्पेरियलिज्म, कॉलोनिज्म एंड द ब्यूरोक्रेसी, और द मोनार्की, और द प्रिविलेज, और एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये बच्चा, ये जो है आप किसी भी कंट्री में अगर कोई रिवोल्ट हुआ है, मूवमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई प्रोटेस्ट हुआ है, तो बेसिक जो डिमांड होती है ना लोगों की, वो 3 होती है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जो है वो जस्टिस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, है ना। तो ये बेसिक डिमांड होती है, और इन्हीं के बिहाफ पर कोई भी जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो स्मूथली अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है, अगर ये डिमांड उनकी मानी गई तो लोगों की, है ना। तो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि इसी में ही देखो सारी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके इनमें से जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, तो 22 में से आपके 2 इसमें पार्ट दिए हुए हैं। तो या तो आप ये कीजिए, या दोनों नहीं करने हैं, एक करना है, ठीक है। और दिया हुआ है ना बीच में, और का मतलब या तो ये या वो। एनालाइज द लेआउट ऑफ द हड़प्पन सिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर दैट प्रमोटेड द क्लीनिनेस अबाउट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा सिटी के अंदर, ठीक है, एनालाइज द लेआउट ऑफ द हड़प्पन सिटी, आइडेंटिफाई द फीचर्स प्रमोटेड द क्लीनिनेस, कि किस तरह से लोग जो है वो क्लीनिनेस पर ध्यान देते थे, अपनी हेल्थ पर, मतलब सफाई वगैरह होगी, क्लीननेस होगी तो उनकी हेल्थ पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर गंदगी होगी तो कहीं ना कहीं वो बीमारी से जो है वो जूझते चले जाएंगे। या फिर आपको बताना है, एग्जामाइन द चैलेंजेस हिस्टोरियन फेस द डिसाइफरिंग द हड़प्पा स्क्रिप्ट, किस तरीके से हमारे हिस्टोरियन को हड़प्पा के स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब जब कुछ स्क्रिप्ट समझ ही नहीं आएगी, है ना, जो कि आज तक उसको डिसाइफर ही नहीं किया जा सका, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर यहाँ पर हमें कुछ समझ में आता है, इनके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी लेटर हो गया, कोई भी सेंटेंस हो गया, कोई भी कुछ भी बुक वगैरह मिलती, तो हम हड़प्पा लोगों के बारे में हम ज़्यादा जान सकते थे। लेकिन ये तो हमें सिर्फ आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ही अजप्शन करके ये सारी चीज़ों को हम जान पाए हैं, ठीक है। तो या तो आपको ये आंसर देना है या ये आंसर देना है, ठीक है। तो हम इसका आंसर करेंगे क्या, इसका आंसर करेंगे हम इधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीके के हम आंसर करने वाले हैं इधर, ठीक है, दोनों ही हम आंसर जानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एवरी हाउस कनेक्टेड विद द स्ट्रीट, तो हर एक हाउस जो है वो स्ट्रीट से कनेक्ट करता था, ठीक है। और इस तरीके से द मेन चैनल वर द मेड द ब्रिक्स सेट इन द मोर्टार वर कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स एंड द कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीननेस। तो उनको जो इस तरीके से उनमें बनाया जाता था, है ना, ताकि जो घरों की जो, देखो ऐसे होता था कि स्ट्रीट होती थी, मान लो ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या होते थे, घर बने होते थे इस तरीके, ठीक है। और इन घरों की दीवार जो होगी एक स्ट्रीट के साथ में लगी होगी, स्ट्रीट के साथ साथ में, मतलब दीवार के साथ साथ में नालियाँ बनाई जाएगी, जिससे कि घरों का वेस्ट वाटर जो है वो यहाँ से ड्रेन करेंगे, है ना।
तो इसमें बताया गया है क्या, इसमें बताया गया है कि द मेन चैनल वर मेड, जो मेन चैनल होता था है ना, वर मेड ऑफ द ब्रिक इन द सेट ऑफ द मोर्टार कवर्ड द, तो इनको नालियों को भी स्टोन स्लैब से या फिर वुडन स्लैब से कवर किया जाता था ताकि कूड़ा करकट इस पर ना निकले, ठीक है, ना अंदर जाए इसके अंदर। और लूज जो ब्रिक्स होती थी वो इस पर लगाई जाती थी ताकि टाइम पर इसकी जो है वो क्लीनिनेस करते रहे, तो कहीं पर अगर वाटर फ्लो रुक रहा है तो वो स्मूथली रन करता रहे। नेक्स्ट करता है कि इन सम केसेस माइलस्टोन वाज यूज फॉर द कवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो यूज किया जाता था कुछ केसेस में। तो हाउस ड्रेन फर्स्ट द इम्प्टाइड इनटू अ सम और स्पम और द सेपिट into which solid matter the settled while the waste water flow out the, तो वही मैंने बताया ना, इस तरीके से वेस्ट वाटर जो है वो फ्लो कर जाता था। अगर मान लो कोई नाली यहाँ पर बन रही है, कोई नाली यहाँ पर बन रही है, कोई ड्रेनेज सिस्टम, तो इससे क्या होता था कि पैसेंजर्स को भी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी और वो वाटर भी स्मूथली फ्लो नहीं कर पाता था। तो इसलिए बहुत ही प्लान करके इसको बनाया गया होगा, ठीक है। वाटर जो होता था ड्रेन किया जाता था, जो वेस्ट वाटर होता था, तो उसको घर की दीवार के साथ बनाया जाता था नालियों को, है ना, ताकि आने जाने को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक से सफाई भी होती रहे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वर प्रोवाइडेड बाय एन इंटरवल विद द सम्प्स फॉर द क्लीनिंग। तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती थी, मान लो एक स्ट्रीट में बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो जो बहुत सारी जो ड्रेन्स बनाए गए हैं उसमें, तो उसमें छोटी छोटी जगहों पर इंटरवल्स दे दिए जाते हैं। जैसे आप भी देखते हो ना कि जो आपके स्ट्रीट के अंदर, ठीक है, जगह जगह पर जो सीवर वगैरह होते हैं ना, सीवर वगैरह होते हैं, तो वो जगह जगह पर उनको उनके ऊपर लिड, ढक्कन लगा दिए जाते हैं ताकि टाइम टू टाइम उनको जो है वो क्लीन किया जा सके और पानी कहीं पर रुके ना, ठीक है। इस तरीके से पहले भी होता था, राइट। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। हिस्टोरियन हैव कॉल्ड द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज एनागैमेटिक। हिस्टोरियन ने हड़प्पा के स्क्रिप्ट को एनागैमेटिक कहा है। क्यों एनागैमेटिक कहा है? क्या होता है एनागैमेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी, मतलब आज तक वो डिसाइफर ही नहीं की जा सकी, चाहे वो कितने भी बड़े हिस्टोरियन थे, है ना, तो आज तक उनको डिसाइफर ही नहीं हुआ कि उस पर एक्चुअल में लिखा क्या था, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब एक तो पिक्टोग्राफ होती थी, अब किस पिक्चर का मीनिंग वो क्या लेते थे हमें नहीं पता है ना। तो हमें सील्स के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के हमें जो है वो प्रूफ मिले, छोटे छोटे उसकी डिपिक्शंस मिली, है ना, पिक्चर बनी हुई मिली, राइट। तो उनको जैसे बुल की फॉर्म में एक टेरिकोटा बुल था, तो वो भी उसमें दिखाया गया, तो हमें नहीं पता है कि वो इस बुल की फॉर्म को किस रूप में लेते थे, क्या समझते थे, है ना, तो नहीं पता है, इसलिए इसको एनागैमेटिक स्क्रिप्ट कहा गया है, राइट। तो ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टू डेट, इट वाज द एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल बट स्लेबल। इट हैज़ जस्ट टू मेनी साइन, बहुत छोटे छोटे साइन होते थे और हमें जो साइन मिले वो करीब जो है 375 से लेकर के 400 के बीच में मिले, जो कि समझ ही नहीं आए किसी तरीके से, ठीक है। इट्स स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार 1 मार्क का कि हड़प्पा के लोग कैसे लिखा करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, है ना। तो क्या करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो वो इससे ऑपोजिट लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें 375 to 400 जो साइन मिले हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके के मिले बच्चे, छोटे छोटे साइन मिले। अब हमें ये नहीं पता कि छोटे छोटे साइन का मतलब क्या होता है, इतने छोटे थे कि समझ ही नहीं आया कि वो क्या लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप उसमें कोई भी 3 पॉइंट लिख दोगे, जैसे इसमें 6 पॉइंट बताए गए ना, तो कोई भी 3 रेलिवेंट पॉइंट जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप उसमें लिख दोगे। 60 to 80 वर्ड्स के बीच में लिखना है, ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, 3 लिखा है, ठीक है, 3 बताया गया तो आप उसको 4 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, हाउ डज द महाभारत शो द मल्टीकल्चर नेचर ऑफ द एंशियंट इंडियन सोसाइटी। तो हाउ डज द महाभारत शो द मल्टीकल्चर नेचर ऑफ द एंशियंट। मल्टीकल्चर क्यों कहा है, इसको मल्टीकल्चर क्यों कहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे, है ना, तो जिससे कि पता चलता है कि मल्टीकल्चर थे, है ना। तो किस तरीके से इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो वो यहाँ पर बताया गया है, राइट। तो क्या बताया गया है कि महाभारत इन कॉपरेट्स stories, customs and the beliefs from the various regions of the Indian subcontinent, reflecting the multicultural aspect of the ancient Indian society where the different community coexist and the interacted। फर्स्ट है आपका, ठीक है, कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, ठीक है,
अलग अलग कस्टम्स को मानने वाले, उनके अलग अलग तरीके की जो है एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। इनकॉर्पोरेट द स्टोरी, अलग अलग तरह की स्टोरी हुआ करती थी, है ना। कस्टम्स हुआ करते थे, बिलीव्स हुआ करते थे, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है ना। इस तरीके से अपने अपने जो श्रद्धा से जिनको भी वो गॉड या गॉडेस को मानते थे, तो उसकी तरह से ही वो उनकी एक्टिविटीज़ किया करते थे। वेरिएशन इन द सोशल प्रैक्टिस सच एज द मैरिज एंड द रिचुअल। अब यहाँ पर मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज भी एक तरह की नहीं होती थी। कितनी टाइप्स की बताई गई हैं? टोटल 8 टाइप्स की मैरिजेस को बताया गया है, ठीक है, जिसमें 4 को गुड कंसिडर किया, 4 को बैड कंसिडर किया गया। कहीं कहीं पर गोत्र वाला सिस्टम भी था। तो ये सारी चीजें उसमें डिफाइन कर दोगे। तो वेरियस सोशल प्रैक्टिस सच एज द मैरिज एंड द रिचुअल एज द डिपिक्टेड इन द महाभारत हाईलाइट द डायनेमिक नेचर द इंडियन सोसाइटी लाइक पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, है ना। तो ये क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है बच्चे? पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक मैन होती है और उनकी सेवरल वाइफ्स होती हैं, ठीक है। 1 मैन होता है, उसकी सेवरल वाइफ होती है, तो ये पॉलीएंड्री, ठीक है। उल्टा लिख गई हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है अ वुमेन, ठीक है, एक वुमेन होती है और उसके बहुत सारे एक से अधिक जो है वो हस्बैंड होते हैं, लाइक द्रौपदी, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीगैमी वाला सिस्टम भी था मैरिज का। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है एक मैन होता है, ठीक है, एक मैन होता है, उसकी सेवरल क्या होती है? वाइफ होती हैं, ठीक है। एक्सोगैमी का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द यूनिट। क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द यूनिट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट से बाहर की गई शादी को क्या कहा जाता है? एक्सोगैमी। और एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द यूनिट, ठीक है, विद इन द यूनिट। तो यूनिट के अंदर की गई शादी को क्या कहा जाता है? एंडोगैमी। अब ये एक्सोगैमी क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि फैमिली के अंदर ही शादी नहीं होती है, मतलब रिलेटिव्स के उनके यहाँ शादी हो जाती है। जबकि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में लगा लीजिए, तो उनके घरों में जैसे बुआ जी का बेटा हो गया या कोई कज़न हो गए, तो उनसे उनकी शादी हो सकती है। तो ये विद इन द यूनिट होता है, और वो जो मैंने बताया आपका वो आउटसाइड द यूनिट होता है, जैसे कि आप हिंदू में देखा, ठीक है। गोत्र सिस्टम भी होता था। एपिक illustrate the ongoing exchange between the diverse community। तो डाइवर्स कम्युनिटी होती थी, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास होते थे। इनके काम अलग अलग होते थे, ऑक्यूपेशन अलग अलग होते थे, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ अलग होती थी। नेक्स्ट आता है दीज इंट्रैक्शन इंटर द। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो है वो अलग अलग जो है मल्टी कल्चर उसमें जो है वो सिस्टम था। तो दीज इंटरेक्शन एनरिच द इंडियन सोसाइटी थ्रू द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज एंड कल्चर प्रैक्टिस। द महाभारत पोर्ट्रेज द कॉन्फ्लिक्ट एंड द कंसेस अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड द आइडियोलॉजीज। तो ये अलग अलग जो लोग होंगे, तो बच्चे इनकी सोच भी तो अलग अलग होगी ना। तो कम्युनिटीज अडॉप्टेड द एपिक टू देयर कल्चर द contest leading the diverse version and the interpretation like the V.S. शुकांतकर प्रिपरेशन दा। तो इन्होंने क्या किया? V.S. शुकांतकर जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत बड़े थे, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया कि जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं क्या वो सही हैं, गलत है। तो बहुत सारी मनु जो स्क्रिप्ट होती थी उनसे चीज़ों को एक एक जो है वो पॉइंट को मैच किया गया, तब जाकर के उनका एक नया एडिशन तैयार किया गया, ठीक है। सो ये आपके 7 पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 आप कर दोगे। एपिक इलस्ट्रेट द ऑनगोइंग एक्सचेंज बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटी इंक्लूडिंग द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एज वेल एज इंटरेक्शन विद द ट्राइबल ग्रुप एंड द अदर कल्चर, एग्जाम्पल हिडिम्बा एंड मलेच्छास ऑल्सो। हो गए ना अलग अलग कम्युनिटी, तो बस उसी को डिफाइन कर दोगे, कुछ नहीं है बच्चा, 3 से 4 पॉइंट लिख दोगे, दैट्स इनफ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति सूफी पोएट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। देखो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं कि भक्ति को स्प्रेड करने में ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट था, इनका क्या रोल था, है ना, इन्होंने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो बच्चा, अगर लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जो कि किसी भी भाषा में अगर लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ें वो लोग ज़्यादा समझेंगे। तो ये जो लैंग्वेज होती है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। तो एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति सूफी पोएट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब जैसे मान लो साउथ में है, तो साउथ के जो भक्ति संत होंगे, जो संत वगैरह होंगे, है ना, जो रिलीजियस लीडर होंगे, अगर वो उनकी लैंग्वेज में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, अगर इन्हीं भाषा में अगर वो उनको कुछ समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वहाँ पर भक्ति स्प्रेड हो जाएगी। इसी तरीके से इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने तरीके से लोग उसको स्प्रेड करेंगे, राइट। तो ये जो रीजनल लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट। और नेक्स्ट होता है एग्जामाइन हाउ द म्यूजिक द डिवोशनल सॉन्ग
इन द भक्ति सूफी ट्रेडिशन वर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड कम्युनिटी यूनिटी। अब जो बच्चा ये हम जो सुबह प्रेयर वगैरह करते हैं, है ना, चाहे वो आप हिंदुओं में लगा लीजिए या फिर आप अदर कोई भी, मतलब जो भक्ति सूफी मूवमेंट है, इसमें ये जो पोम्स और प्रेयर होती हैं ये किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है ना। म्यूजिकल एंड डिवोशनल सॉन्ग, तो म्यूजिक एंड डिवोशनल सॉन्ग का मतलब जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि भजन कीर्तन चलते हैं, ढोलक वगैरह बजती रहती है ना, जैसे नवरात्रे आते हैं या कोई भी फेस्टिवल आते हैं तो उसमें जो लेडीज़ वगैरह होती हैं या जो जेंट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो जगराते किए जाते हैं तो उसमें पूरा म्यूज़िक सिस्टम होता है और भगवान के भजन वगैरह भी गाए जाते हैं। तो इससे एक भक्ति का माहौल बन जाता है और लोग जो है भक्ति के प्रति जो है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि भक्ति में डूब जाते हैं और वो पर्टिकुलर उसी गॉड या गॉडेस की रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो इससे भक्ति स्प्रेड हुई। तो ये जो म्यूज़िक और ये जो डिवोशन है, डिवोशन का मतलब होता है अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना जो भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो अपने भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो वही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। भक्ति इन सूफी पोएम कंपोज्ड देयर वर्सेस द वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब अलग अलग, ठीक है, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई, जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू एंड अदर्स। ठीक है, तो जैसे जो लोग समझते थे, जिस रीजन के होते थे, तो उसी में उनकी पोएम और भजन वगैरह लिखे जाते थे। बोथ द भक्ति सूफी मूवमेंट एम्फसाइज द यूनिवर्सलिटी of the love and devotion and spiritual experience, the transiting linguistic culture and the religious boundaries। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक रिलीजियस बाउंड्री को सेट कर दें कि भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये कि बाउंड्री सेट कर देते हैं। नल्लयार, ये नयनार अलवार्स, ठीक है, ये नयनार और अलवार्स जो थे ये तमिलनाडु के भक्ति समुदाय थे। इन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति को स्प्रेड किया, लोगों के बीच में उनकी महिमा के गुणगान करते हुए ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट और जो ये विलेज टू विलेज जाया करते थे, लोगों की इनके बारे में बताते थे। लोग इनके भक्ति के प्रति जो है वो अपनी डिवोशन दिया करते थे। तो यही सब चीज़ें लिखनी है। और इसी बच्चे देखो, हम भगवान को याद कैसे करते हैं, इसके दो तरीके बताए गए, शगुन बताया गया, एक निर्गुण बताया। शगुन भक्ति में हम क्या करते हैं, म्यूज़िक और भजनों को गाते हुए जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भक्ति को स्प्रेड करने का। तमिल भक्ति ट्रेडिशन कंपोज द हाइम्स प्रेजिंग द लॉर्ड शिवा इन तमिल। देयर पोम्स देवारम एंड द नल्लयर दिव्य प्रबंधनम आर रिवर्ड विद देयर डिवोशनल फेवर इन द लिटरेचर एक्सीलेंस। सूफी पोएट्री रोड द वर्सेस एक्सप्रेसिंग द बात। इसी तरीके से सूफी जो पोएट्री होती है वो भी लोगों को एक अल्लाह की तरफ मतलब लगाने के लिए, उनकी भक्ति में लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो द चिश्तीज द पर्टिकुलरली इन दिल्ली एम्बेरेस्ड द यूज़ ऑफ द लोकल लैंग्वेज लाइक द हिंदवी। अब जो चिश्ती समुदाय जो आया था, चिश्ती सूफी समुदाय जो आया था इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने लोगों की लोकल लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल हिंदवी होती थी, तो हिंदी प्लस उर्दू दोनों का मिक्सचर होता था, जो हिंदी बोलने वाले भी होते थे और उर्दू बोलने वाले भी रहते थे, तो उन्हीं की लैंग्वेज में पोइम्स वगैरह लिखी जिससे कि भक्ति स्प्रेड की। इसी तरीके से बाबा संत थे, ठीक है, सूफी संत लाइक द बाबा फरीद एक्सप्रेस देयर स्पिरिचुअल इनसाइट थ्रू द वर्सेस कंपोज द लोकल लैंग्वेज। तो उन्होंने लोगों की लोकल लैंग्वेजेस में अपनी जो है वो भजन कीर्तन या जो कंपोजिशन होती थी वो लिखी थी। सम ऑफ विच वर इंक्लूड द गुरु ग्रंथ साहिब, होली द स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिखिज्म। अब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिखों की होली बुक है, पवित्र बुक है ना, जैसे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, गीता है, इसी तरीके से कुरान है, इसी तरीके से ये है गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी तरीके से बाइबल है। तो लोगों की लोकल लैंग्वेज में अगर उस चीज़ को लिखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से लोगों के समझ में आती है। बीजापुर कर्नाटक चिश्ती सूफी क्रिएटेड द शॉर्ट पोएम दखनी। तो ये बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर कर्नाटक में खास करके दखनी लैंग्वेज में पोएम्स वगैरह लिखी जाती थी। अदर लाइक द मलिक मोहम्मद जायसी यूटिलाइज द लोकल लैंग्वेज टू क्रिएट द एल्गोरिकल लव स्टोरीज सच एज द पद्मावत सिंबलाइज द जर्नी ऑफ द सोल टूवर्ड्स द डिवाइन लव। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आप इसमें देखो, इसमें 14 पॉइंट दिए गए और आपको लिखने कितने हैं, 3 लिखने हैं। तो जो भी इनमें से कोई भी पॉइंट आए तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कबीर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, संत कबीर का भी, अ मिस्टिक पोएट एंड द संत चैलेंज द सोशल नॉर्म्स एंड रिलीजियस डॉगमेट्स थ्रू द
हिज वर्सेस एंड द संत भाषा। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये जो है वो क्या करते थे, उनको मना करते थे, है ना, मतलब उनको क्या कहते हैं, डिसएग्री किया करते थे कि मैं मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा एक झूठा आडंबर है ना। तो अगर भगवान को सही अपनी सच्ची डिवोशन देनी है तो हमें निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, भगवान को उसमें याद करना चाहिए। यही जो निर्गुण भक्ति वाली जो एक का जो सपोर्ट था वो क्या करते थे, गुरु नानक जी भी उसको फॉलो किया करते थे, वो भी निर्गुण भक्ति में ही विश्वास रखते थे। मीराबाई कंपोज द भजन एंड पोएम एक्सप्रेसिंग हर द अनकंडीशनल लव एंड द लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन। तो वो अनकंडीशनल लव, तो वो अपने भजन और पोएम्स के थ्रू जो है भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो ऐसे बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी का और वाला जो आंसर करेंगे, आपको और में एक ही करना है ना, ये रहा एग्जामाइन हाउ द म्यूजिक एंड डिवोशनल। तो इसमें म्यूजिक और जो एक डिवोशन है वो किस तरह से भक्ति को स्प्रेड करने में रोल प्ले करती है। द पोम्स ऑफ द अपार, संबंधार एंड द सुंदरार फ्रॉम द तेवारम। तेवारम क्या होता है, पोम का कलेक्शन होता है जिसको तेवारम, तमिल पोएम का कलेक्शन था जिसको तेवारम कहा गया। ठीक है, तो वहाँ के टेम्पल्स में ना सिर्फ तब बल्कि आज भी वहाँ पर सिंग की जाती है। कलेक्शन दैट वाज कंपाइल्ड इन क्लासिफाइड द 10th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, म्यूजिक के साथ इसको गाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि दीज किंग द इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ द तमिल शिवा हाइम्स इन द टेम्पल अंडर द रॉयल पैट्रोनेज। तो ये राजा के संरक्षण में, राजा ने बनवाया तो राजा ने एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि मंदिरों में भजन वगैरह गाए जाएंगे वो तमिल भाषा में ही गाए जाएंगे। तो इससे लैंग्वेज को भी प्रमोशन मिली। ठीक है, लैंग्वेज भी मतलब एक तरीके से स्प्रेड हुई और दूसरी तरफ में भक्ति भी स्प्रेड हुई। ठीक है, इसके अलावा सूफी जियारत, जियारत किसको कहते हैं बच्चे, जियारत कहते हैं पिलग्रिमेज को, पवित्र स्थानों को। तो सूफी जियारत यूज द म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग द मिस्टिकल चांट परफॉर्म बाय द स्पेशल ट्रेन्ड म्यूजिशियन। तो जो आप जैसे आपने मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, है ना, तो वहाँ पर जो उनकी दरगाह होती है तो वहाँ कहते हैं ना, ऐसी मानता होती है उनकी, जो भी उनको लोग मानते हैं कि उनकी दरगाह पर जाने से सारी उनकी जो विशेष होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कव्वाली वगैरह गाई जाती है, और कव्वाली हर कोई नहीं गा सकता है। जैसे हिंदुओं में जो पूजा पाठ की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। सेम इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी क्या होता है कि जो कव्वाली वगैरह गाई जाती है तो उसको ट्रेंड पर्सन ही कोई उसको सिंग कर सकता है, और ट्रेंड पर्सन ही म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से सूफी रिमेंबर द गॉड आइदर बाय द रिसाइटिंग द जिक्र डिवाइन नेम। ठीक है, तो सूफी रिमेंबर द गॉड, तो जो सूफी संत होते थे वो भगवान को कैसे रिसाइट करते थे, कैसे याद करते थे, तो जिक्र से करते थे, है ना। भगवान का जिक्र होना चाहिए, जिक्र करने का मतलब होता है भगवान की चर्चा होनी चाहिए, जिससे ही भगवान का नाम भी लिया जाता रहे और इसे भक्ति भी स्प्रेड होती रहे। इसी तरीके से डिवोशनल ट्रेडिशंस थे, समा था, है ना। मैसेज ऑफ द बाबा गुरु नानक स्पेल्ड आउट हिज द हाइम्स एंड द टीचिंग्स। तो बाबा गुरु नानक के मैसेज, जो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं ना, जो भक्ति संत हुए हैं, वो अपने मैसेजेस के थ्रू या अपनी टीचिंग्स के थ्रू जो है वो भक्ति को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, यही सब होता है। तो आपने भी देखा होगा कि जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें भी हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा होता है, गुरबानी चल रही होती है, शब्द चल रहे होते हैं, है ना। तो इससे एक लोगों के अंदर ना, जब भी हम वहाँ पर जाते हैं, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, तो वहाँ पर म्यूज़िक को सुनकर ना एक तरीके से हमारे अंदर एक भक्ति की भावना जो है वो जागृत होती है। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट करने, इसमें भी 8 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट बच्चा। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिटिल रिपब्लिक एज द अप्लाइड टू विलेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो आपको बताना है लिटिल रिपब्लिक एज अप्लाइड टू द विलेज ड्यूरिंग द। तो लिटिल रिपब्लिक क्या होता है, ग्रेट रिपब्लिक क्या होता है। तो लिटिल रिपब्लिक वो होता है जिसमें कि किसी तरह की, मतलब जो पहले जो चीज़ें चलती आ रही थी, रीति रिवाज जो चलते आ रहे थे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो उसको लिटिल रिपब्लिक कहा गया है ना। तो यही सारी चीज़ें इसको डिस्क्राइब करते हुए हम क्या करेंगे, इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर बताया गया है कि देयर वॉज एन इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ द एसेट एंड डीप इनइक्विटी बेस्ड ऑन द कास्ट जेंडर डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पर बताया गया है कि देयर वॉज इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, है ना, तो वो सारी की सारी उसकी पर्सनल होती है।
तो इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ द एसेट एंड डीप इनइक्वालिटीज, और इसी के बिहाफ पर सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज फैली हुई थी, है ना, अलग अलग, कोई छोटा था, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, है ना, डीप इनइक्विटीज बेस्ड ऑन द कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो इसी से ही कास्ट, जो मतलब जो सबसे ऊंची कास्ट बोली जाती थी वो क्या होता था, वो ब्राह्मण होती थी, देन उसके नीचे सबसे नीचे जो होती थी वो शूद्र होती थी। तो इन्हीं डीप इनइक्विटीज को एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है कि कास्ट को लेकर भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। ग्रुप ऑफ द पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर ऑफ द विलेजेस। अब ग्रुप ऑफ द पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर ऑफ द विलेज, एक्सप्लॉयटेड द वीकर सेक्शन। अब जो गांव के जो मुखिया होते थे या जमींदार होते थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, लैंड होल्डर्स होते थे, वो गरीब जो किसान होते थे उनको एक्सप्लॉयट किया करते थे, काम ज़्यादा लेते थे, उनको सैलरी कम देते थे, है ना, वेजेस कम दिया करते थे, राइट, ये बताया गया है। मोर इम्पोर्टेंटली अ कैश द नेक्सस हैड ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेड बिटवीन द विलेजेस एंड द टाउन। तो बच्चे मान लो अगर गांव में कोई कल्टीवेशन हो, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू सिटीज़ और टाउन के, है ना, तो वो जो ग्रेन होगा वो सिटीज़ की तरफ सप्लाई होगा, और सिटीज़ जो गाँव में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनको ऑक्यूमेंट्स वगैरह चाहिएंगे, है ना, खेती बाड़ी करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह चाहिएंगे, वो कहाँ से लाएंगे, वो शहर से लेकर आएंगे। तो इनके बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशंस होते थे वो इस तरीके से होते थे, ठीक है। तो मोर इम्पोर्टेंटली द कैश द नेक्सस हैड ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेड बिटवीन द विलेजेस एंड द टाउन। इन द मुगल द हार्टलैंड्स टू द रेवेन्यू वॉज एसेट एंड द कलेक्टेड इन कैश। अब मुगल पीरियड में जो एक तरीके से रेवेन्यू जो लिया जाता था वॉज एसेट एंड कलेक्टेड इन द कैश, तो वो कैश में लिया जाता था, मतलब कि जैसे फोकस किया जाता था एग्रीकल्चर पर, तो 85% जो लोग होते थे वो एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था। देन उसके बाद जो उनको सेल करके, है ना, जो उनको रेवेन्यू टैक्स दिया करते थे, तो इसमें बताया गया कि वो कैश में दिया करते थे। दो तरीके से टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, है ना, मुगल पीरियड में 16 to 17 सेंचुरी के अंदर। एक होता था असेसमेंट और एक होता था एक्चुअल, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो है वो इन कैश ली जाती थी। आर्टिशन प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। अब जो आर्टिशंस होते थे प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी वो मार्केट में सेल की जाती थी, फॉर एग्जाम्पल द वीवर्स, ठीक है। और आर्टिशन प्रोड्यूसिंग द एक्सपोर्ट मार्केट रिसीव्ड देयर एडवांसेस और द वेजेस इन कैश। तो ये लोग जो होते थे मार्केट में जो भी चीज़ सेल करते थे तो इनको बदले में इनको कैश मिलता था, है ना, बदले में इनको कैश मिलता था। जैसे मान लो कोई गांव से निकल करके शहर की तरफ आया है ना, कोई गांव से निकल करके शहर की तरफ आया है, तो उसमें टाइम लगेगा सर, शहर की तरफ आया है तो काम करता है वो, या तो उसको सैलरी मिलती है या डे टू डे वेजेस मिलती है उसको, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसको पैसे मिलते हैं, वो भी कैश में। तो वही कैश में जो एक वो होता है, जो पैसे वगैरह होते हैं, तो वो उनको किस में मिलते हैं, कैश में, और इन्हीं की वजह से टैक्स कलेक्शन किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे इसमें। आर्टिशन इन द मुगल द Heartland to the revenue was asset of the collection in cash. Artisan producing the export market received their advance, their wages in the cash, as did the producer or the commercial products like cotton, silk और indigo, ठीक है, कॉटन, सिल्क और इंडिगो। तो इस तरह के काम करने वालों को जो मार्केट में ये चीज़ों को सेल किया करते थे, इनको कैश मिलता था, और यही कैश जो है टैक्स के रूप में मुगल्स को दिया करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, क्या नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द एस्पिरेशंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिबेल। ये क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिबेल ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ द 1857 एज रिफ्लेक्ट इन देयर द प्रोक्लेमेशन एंड एक्शन। अब देखो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिबेलियन। तो बच्चे उसका उद्देश्य क्या था, ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है ना, इसमें रिबेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना, मेन तो यही था ना। चाहे वो उनके जो एक जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिबेल्स ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एज रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोक्लेमेशन एंड एक्शन। और ये जो उनकी चीज है ये इनके एक्शन में दिखाई देती थी, प्रोक्लेमेशन की जाती थी कि भाई हमें ऐसे करना है, घोषणाएं की जाती थी, है ना। तो उसी के साथ में हमें कैसे प्लान करके जो है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें एक्शंस करने हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती थी, तभी जा करके ये रिवोल्ट इतना फैला था, ठीक है। और वही सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करनी है। 3 मार्क्स का करना है, ये ज़्यादा नहीं लिखना, 3 to 4 पॉइंट ही लिखने हैं। देखो,
describe the aspiration of the objective rebellion during the Indian Rebellion 1857 as reflected in their proclamation and action. कैसे? The proclamation the condemned the British for the annexation that had carried out and the territories they had broken. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लगा करके, जैसे आपकी सब्सिडियरी अलायंसेस थी, या फिर आपकी ये जो था आपका लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी, कौन सी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लगाई थी, तो इनके थ्रू जो है काफ़ी सारी इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर में उन्होंने ले लिया था, ठीक है। और ये लोग क्या करना चाहते थे? वापस से उसको लेना चाहते थे। प्रोक्लेमेशन द कंडोम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन दैट दे हैड कैरिड आउट एंड द ट्रीटीज दे हैड ब्रोकन, ठीक है। अब उनको जो है ट्रीटीज जिन्होंने ब्रोक कर दी थी, संधि जिन्होंने संधि पत्र पर जो साइन किए थे लेकिन उन्होंने ब्रेक कर दी थी, तो उनके राजाओं को जो है वो डिसमिस कर दिया गया, राइट। और कंडोम्ड ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो लगाई थी, इम्पोज करी थी, इसके थ्रू भी वो अगेंस्ट हो गए थे रिबेलियंस, ठीक है, रिबेल्स। और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड फिरंगी एक्यूज टू द डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वॉज फेमिलर एंड चेरिश। जो पहले कभी बहुत ही खुशहाल जिंदगी हुआ करती थी, इन फिरंगियों के आने से वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और सभी लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को अपना टारगेट बनाने लगे, और इस तरीके से उनके अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट आता है रिबेल्स वांटेड टू रिस्टोर द वर्ल्ड। क्या चाहते थे रिबेल्स चाहते थे कि हमारे दोबारा से पहले सारी जो पहले चीज़ें हुआ करती थी वही दोबारा से आ जाए, वही हमारे राजा आ जाए, वही राजा का उस तरह से शासन करना, वही सब चीज़ें पहले आ जाए, जिससे कि हम एक खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। नेक्स्ट आता है कि द प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड। अब ये जो प्रोक्लेमेशंस होती थी, घोषणाएं होती थी, एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड फियर एंड ब्रिटिश वर बेंट, तो ये पूरे ऑल ओवर अपने एरियाज में इसको जो है वो उसकी घोषणा कर दी जाती थी, डिक्लेयर कर दिया, ताकि ब्रिटिशर्स इनको सुने, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी सुने, और वो एक तरीके से उनके अंदर ना वो डर पैदा हो जाए, और उस डर के कारण वो ये जो इंडियन रूलर्स होते थे इनके सामने अपने घुटने टेक दें, है ना, ये करते थे, राइट। तो रिबेल्स वांटेड टू रिस्टोर द वर्ल्ड एंड द प्रोक्लेमेशन एक्सपेक्ट द वाइड स्प्रेड फेयर एंड द ब्रिटिश वर बेंट ऑन द डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड द वर बेंट ऑन द कास्ट एंड, टाइम लगेगा सर, आधा घंटा और लगेगा, on the destroying the caste and the rebellion Hindu and Muslim and converting them the Christianity, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो ये इन्होंने जो हमारे कास्ट और रिलीजन को लेकर के, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के कास्ट पर जो इन्होंने अटैक किया है, ठीक है, इन पर मतलब हालांकि वो रिफॉर्म कर रहे थे इसको, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम के कास्ट के साथ में ये कुछ जो है इनजस्टिस कर रहे हैं, तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इनको क्या किया, इन पर अटैक किया या इनको टारगेट करने लगे। वाइड स्प्रेड फियर द ब्रिटिश वर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम एंड कन्वर्टिंग देम टू द क्रिश्चियनिटी। और जब ये इस तरह के हिंदू सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म कर देंगे, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे सती सिस्टम था या चाइल्ड मैरिज था, ये बहुत सारी रिफॉर्म्स करेंगे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है ना। और ये जब हमें एक बार हमें धर्म से अपने दूर कर देंगे तो ये हमें क्रिश्चियनिटी बना देंगे, तो हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है। उसी डर की वजह से ये लोग क्या करते हैं, उसको अपने एक्शन में लेकर आते हैं। पीपल वर अर्ज टू कम टुगेदर एंड फाइट टू सेव देयर लाइवलीहुड, द फेथ एंड द ऑनर, देयर आइडेंटिटी, a fight which was for the greater public and good। तो इसी तरीके से आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ये कब हुई थी? 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन हुई थी। तो इसमें जो मुस्लिम रूलर थे, किस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने पर जोर दिया कि हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम फिरंगियों को यहाँ से नहीं भगा सकते हैं। तो बच्चा कोई भी 3 पॉइंट इसमें आप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर्स पर। हाउ डिड द फिलोसफिकल एंड रिलीजन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE इन इंडियन इन्फ्लुएंस द सोशियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। क्या कह रहा है? हाउ डिड द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी आपके दार्शनिक, जो हिंदी में इसको दार्शनिक कहते हैं फिलोसफिकल को, ठीक है, और द रिलीजियस डेवलपमेंट, जो भी धार्मिक डेवलपमेंट हो रहे थे ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BC इन इंडिया इन्फ्लुएंस द सोशियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट मिलेनियम BC में किस तरीके से इंडियन रिलीजन के अंदर, है ना, इंडियन सोसाइटी के अंदर कैसे
ये चेंजेस हुए, वही सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, इमर्जेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस थिंकर्स, ठीक है। अब ये वो टाइम पीरियड होगा फर्स्ट मिलेनियम बीसी वाला, जिसमें कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग थिंकर्स, फिलोसफर जो है वो इमर्ज होंगे, है ना, और वो सोसाइटी को चेंज करेंगे। जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको रिमूव करके या उनको मॉडिफाई करके सोसाइटी में कुछ नया चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। और इन्हीं में से कौन थे, इन्हीं में से ही ज़ाराथुस्त्रा ईरान से थे, और कॉन्गजी जो थे वो चाइना से थे, सुक्रेत जो है वो कहाँ से थे, सुक्रेत, प्लेटो और अरिस्टो ग्रीस से थे, और महावीरा और गौतम बुद्ध इंडिया से थे। इन्होंने सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आए, ठीक है, और इनके ही चेंजेस से लोग जो हैं वो इनके फॉलोअर्स बनने लगे थे। इंडियन मार्क द पीरियड द डीप फिलोसफिकल द इंक्वायरी टू द मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द कॉस्मिक ऑर्डर वर डिस्कस। अब ये एक ह्यूमन मतलब इंसान, ठीक है, और ये जो कॉस्मिक, ये जो भौतिक संसार है, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, यही लोग समझा, ये जो फिलोसफर थिंकर्स होंगे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप संसार में रहते हो, ठीक है, दुनिया में आए हो, दुख और सुख ये चलते रहेंगे, ठीक है, तो आप इन सुखों से, दुखों से, मतलब खास करके दुख से आप अपने आप को कैसे आप उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ये उनको वो रास्ता बताएंगे कि दुख का कारण ये है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अगर तुम अपने सही तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। तो इस तरीका का ये पाथ बताएंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रमोटिंग दीज थिंकर्स ऑल्सो द कंप्लीट, अच्छा, ये न्यू किंगडम एंड द सिटीज़ वर डेवलपिंग। अब नए नए जो है वो किंगडम्स और सिटीज़ जो है वो बनने लगेगी, इमर्ज होने लगेगी। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज अंडर गोइंग द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द गंगा वैली। तो यहाँ पर गंगा वैली के आसपास में रहने वाले जो लोग होंगे तो इनके जो है वो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकल चेंजेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड की वजह से, है ना, इकॉनमी बढ़ेगी तो लोगों के अंदर इनक्वलिटीज़ आएंगी, तो कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, इस तरीके से, राइट। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्री एग्जिस्टेंस विद द ट्रेडिशन, राइट, प्री एग्जिस्टेंस ट्रेडिशन इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन एज known for the Rigved involved the hymns praising the deities like the Agni। और इसी तरीके से यहाँ पर promoting these thinkers also the contemplate these societal ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या करेंगे, जो पहली जो चीज़ें हो रही थी सोसाइटी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र इन द सेंस उसके अंदर चेंज लेकर आएंगे, और चेंज लाने के बाद लोगों को एक सही रास्ता दिखाएंगे। जैसे वैदिक ट्रेडिशन में बोला गया था, इनमें 3 देवताओं का वर्णन किया था, अग्नि, इंद्र और सोम। Often chanting during the sacrifice where people prayed the various blessings such as the cattle, sun and the good। तो प्री एग्जिस्टेंस ट्रेडिशन का मतलब होता है कि वैदिक लर्निंग में, है ना, वैदिक लर्निंग में इन तीन देवताओं की पूजा पाठ की जाती थी। जब इनके हवन यज्ञ वगैरह किए जाते थे, है ना, तो जैसे अग्नि में क्या किया जाता था, हवन कुंड होता था, फिर देन उसके अंदर जो है वो घी डाला जाता था, अग्नि ऊपर उठती थी। तो जैसे अग्नि जितनी ऊपर उठती थी तो एक तरह से बोला जाता था, माना जाता था कि अग्नि जितनी ऊपर उठेगी उतनी ही हमारी जो विशेज़ हैं वो भगवान तक जल्दी पहुंचेगी। तो अग्नि, सोम और इंद्र को क्या किया जाता था, मेन डिटीज़ के रूप में हमारे ऋग्वेद में, ठीक है, इनको जो है वो मेंशन किया गया है। और जब इनके ये जो होती थी मतलब हवन यज्ञ वगैरह करवाते थे तो इसमें सन की एक कामना करते थे, कैटल्स की और अच्छे स्वास्थ्य की, ये लोग विशेष मांगा करते थे भगवान से, है ना। तो सेक्रीफाइस, अब सोचो जरा कि मान लो कोई हवन यज्ञ वगैरह को नहीं करेगा तो क्या भगवान उनको इस तरह की ब्लेसिंग्स नहीं देंगे? यही चीज चेंज करेंगे थिंकर्स। सेक्रीफाइसेस वर कलेक्टिवली अफेयर्स बट लेटर सम वर परफॉर्म्ड इंडिविजुअली बाय हाउस होल्ड। तो पहले तो ये राजा महाराजा करते थे और बहुत सारे लोग जो है मिलकर किया करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे ये राजा इंडिविजुअली कराने लगेंगे। फिर जो घर के मुखिया होते हैं फिर ये उन लोगों को मतलब जो मुखिया होते हैं वो हवन यज्ञ वगैरह करवाएंगे, है ना। तो अब धीरे धीरे जो पहले जो कलेक्टिवली हवन यज्ञ वगैरह करवाया जाता था, फिर उसके बाद राजा इंडिविजुअली कराने लगा, ठीक है। उसके बाद जो हाउस होल्ड, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होते थे, मतलब घर के जो मुखिया होते थे, वो अपने घर में इस तरीके से हवन यज्ञ वगैरह कराने लगे। तो यही चीज़ें जो हैं
मोर इलाबरेट रिचुअल लाइक द राजसूय यज्ञ, और इन्हीं में से ही क्या किया जाएगा, इन्हीं में से ही जैसे राजसूय यज्ञ हो गए, अश्वमेघ हो गए, कंडक्टेड बाय द चीफ एंड द किंग विद द ब्राह्मण प्रिस्ट ओवरसीइंग द सेरेमनीज, द उपनिषद रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग द। तो ये आपको सारी की सारी पहले वाली चीजें बतानी है कि क्या क्या चीजें पहले हुआ करती थी और फिर बाद में थिंकर्स के आने के बाद वो चीजें कैसे चेंज हुई। ठीक है, सो द उपनिषद रिफ्लेक्ट द, अब उपनिषद में क्या बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु के आश्रम में जाया करते थे, गुरु के आश्रम में जा करके और गुरु जी से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। तो उपनिषद वर्ड का मतलब क्या होता है, गुरु के पास बैठकर ली हुई शिक्षा उपनिषद कहलाती है। यानी कि लोग लाइफ की रियलिटी को जानना चाहते थे, लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा रामायण महाभारत में कि रामायण में खास करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास चले गए थे तो वनवास में वो बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, तो थोड़ा उनके साथ बैठ करके और पूछा करते थे कि ऐसे कैसे होना चाहिए, अगर याद आया हो तो, है ना। तो गुरुजी क्या करते थे, ऋषि मुनि उनको बताया करते थे कि धर्म ये कहता है, लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब महावीरा एंड बुद्धा एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी, ये सारी चीज़ें तो चलो पहले वैदिक लर्निंग में सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, अब जब ये महावीर और गौतम बुद्ध जब आएंगे, एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग दैट द मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव अटेन द लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल। अब ये तो सारे हमारे कौन से थे, ये प्रिवलेंट मेथड थे, है ना, जो पहले वाले मेथड थे वो थे ये सारे के सारे, है ना, कि हवन यज्ञ करने से ही क्या होगा, तुम्हें जो है वो मुक्ति मिलेगी या तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा या तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध और महावीरा का कहना था कि तुम जो है वो इस सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हो अगर तुम सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड करो, ये नियमों के पालन करो, तो तुम्हें ना तो किसी पूजा पाठ की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो महावीर एंड बुद्धा एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग दैट द मैन और वुमेन कुड स्ट्राइव अटेन द लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स एंड द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस संसारिक मोह माया से, दुखों से वो दूर हो सकते हैं अगर उन्होंने सही तरीके से अपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया। तो फिर वो अपने टीचिंग्स के थ्रू बताया करते थे कि ऐसे ऐसे तुम्हें ये चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट और में पढ़ने वाले हैं, और का मतलब या तो आपने ये करना है या आपने ये करना है। ठीक है, सो हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन स्तूपा कॉन्ट्रीब्यूटेड द स्प्रेड ऑफ द बौद्धिज्म टीचिंग्स एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो पहले हमें क्या करना है, स्तूपा को डिफाइन करना है। ठीक है, स्तूप क्या होते थे, तो स्तूपा का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो संस्कृत में इसको हीप कहा जाता है। हीप का मतलब होता है ढेरी। ठीक है, यानी कि ज़मीन से कुछ उभरा हुआ पार्ट जो होता था वो क्या होता था, वो हीप कहलाता था, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, ये ज़मीन है और ज़मीन से कुछ उभरा हुआ पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, वो हीप कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा कॉन्ट्रीब्यूटेड द स्प्रेड ऑफ द बौद्धिज्म टीचिंग्स। तो ये जो बौद्धिज्म की टीचिंग्स जो हैं ये स्तूपा के थ्रू कैसे जो है वो स्प्रेड की जाती हैं। तो पहले तो ये आपने स्तूपा डिफाइन करना है। ठीक है, स्तूप क्या होते थे, तो ये ज़मीन से उभरा हुआ पार्ट जो है ये सेमी मोल्डेड पोर्शन होता था, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हीप कहा जाता है। बाद में फिर इसको अंडा कहा जाएगा। गौतम बुद्ध के बॉडी रेलिक्स यहाँ पर रखे जाते थे, उनके शरीर के, उनकी डेथ के बाद उनके जो बॉडी रेलिक्स, उनके जो शरीर के अवशेष बच गए थे, बोन्स रह गई थी, टीथ हो गए थे, नेल्स हो गए थे, है ना, और जो उनके द्वारा जो सामान यूज़ किया जाता था वो थे। तो इन सभी को इकट्ठा करके और अलग अलग जगहों पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जहाँ पर ये रखे गए तो वहाँ पर उनका एक मेमोरेबल प्लेस बना दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, जिसको स्तूपा कहा जाता है। ठीक है, जैसे भगवान की मूर्तियाँ मंदिर में रखते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, एक पूजनीय स्थल हो जाता है। सेम इसी तरीके से गौतम बुद्ध की जो बॉडी रेलिक्स होती थी जहाँ पर रखा जाता था, तो उस पर एक मेमोरेबल बिल्डिंग बना दी जाती थी ताकि उनके फॉलोवर्स, उनके डिवोटीज जो है उनको वर्शिप कर सके, मेडिटेट कर सके। तो उस प्लेस को, उस बिल्डिंग को क्या बोला जाता था, स्तूपा बोला जाता था। क्लियर है। अब स्तूपा का आपको जो है वो डायग्राम भी बनाना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्तूपा का डायग्राम भी बनाना है, सेमी मोल्डेड पोर्शन बनाना है इस तरीके से, और उसको यहाँ पर लेबल भी करना है। इसको क्या कहा जाता था, सेमी मोल्डेड पोर्शन को अंडा कहा जाता था। देन उसके बाद यहाँ पर बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, और हर्मिका के बाद यहाँ पर ये छतरी होती थी। ठीक है, आपको इस तरीके से ये स्तूपा भी बनाना है। यहाँ पर क्या होती थी, इसके चारों तरफ रेलिंग होती थी चक्कर लगाने के लिए। इसको प्रदक्षिणा बोला जाता था। क्या बोला जाता, प्रदक्षिणा कहा जाता था। ठीक है, ये बताना है।
तो इस तरीके से उसको डिफाइन कर दोगे, स्तूपा कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म। अब हम क्या करते हैं, इसको हम आंसर में देख लेते हैं, ठीक है। स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड द साइट कंसिडर द स्केयर ड्यू टू द एक्सेशन ऑफ द बुद्धास लाइफ इवेंट और द रेलिक्स, यही बताया था। फॉर एग्जाम्पल स्तूपा वर बिल्ड बोध गया, कहाँ कहाँ पर बनाए गए, मैंने कहा ना कि मेजर जगहों पर, मेजर सिटीज़ में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाएगा, इनके बॉडी रेलिक्स को, और वहाँ पर एक मेमोरी रखने के लिए उन पर बिल्डिंग बना दी जाएगी जिसको स्तूप कहा जाएगा। कहाँ कहाँ पर ये स्तूपा बनाए जाएंगे, बोध गया एक एक करके डिफाइन करोगे, बोध गया में क्या हुआ था, ठीक है, जहाँ पर उनको एनलाइनमेंट अटेन हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में किया जाएगा जहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी दिया था। कुशीनगर में किया जाएगा जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर मेजर स्तूपास बनाए जाएंगे, है ना। तो ये सारा डिफाइन कर देना। द स्केयर्ड साइट बिकम द सेंट्रल पिलग्रिमेज फॉर द बुद्धिस्ट ड्राइंग द डिवोटीज द डिस्टेंस, ये बताया था ना कि उनके डिवोटीज जहाँ पर उनको मेडिटेट करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो वो स्तूपास बना दिए गए। स्तूपा ऑफन फीचर कार्विंग द रिलीफ एंड द इंस्क्रिप्शंस डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा। स्तूपा के अंदर ना गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो है वो सीन्स दिखाए गए हैं, उनके जीवन से रिलेटेड। स्तूपास कंटेन द जातक टेल्स, स्तूपा में जातक टेल्स, जातक कथाएं होती हैं, उनको भी बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वसंत तारा जातका, ठीक है। जाति आइडेंटिफाई एज द सीन फ्रॉम, ठीक है। तो सांची जो है इसी तरह का एक सीन उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से गौतम बुद्ध जो है वो घर से निकले थे, उनको अलाइनमेंट अटेन हुई थी। तो मतलब इस तरीके से उसको पिक्चर्स के फॉर्म में, मतलब मूर्तियों के फॉर्म में डिपिक्टेड किया हुआ दिखाया गया है, ठीक है, ताकि विजिटर्स वहाँ पर आकर देखें कि ये इस तरह का सीन जो है वो गौतम बुद्ध की लाइफ में हुआ, इस तरह के इंसिडेंट जो हैं, इवेंट जो हैं, तो उसे एक समझ ले सके। द वसंत तारा जातक बुद्धास पास्ट लाइफ, अब ये वसंत तारा जातक है, स्टोरीज ऑफ द बुद्धास पास्ट लाइफ एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट द बुद्धिस्ट हिस्ट्री। तो वसंत तारा जातका में क्या बताया गया है कि इसमें एक राजा होता है, वो अपने पूरे राजपाट को, पूरे राज्य को, जो भी उसका राजपाट था, वो एक ब्राह्मण को देकर चला जाता है। कहने की कोशिश ये की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि जब तक हम इन सांसारिक मोह माया में बंधे रहेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते और ना ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि दुखी रहेंगे हम इनके साथ में, है ना। तो सबसे पहले हमें मोह माया को त्यागना पड़ेगा और इस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बनाना होगा, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड्रेस द इशू ऑफ द सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस तरह से सोशल जस्टिस वाले जो पॉइंट थे वो डिस्कस किए गए। पर्टिकुलरली द कंसर्निंग ऑफ द राइट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली पीपल्स को कैसे राइट दिए जाएं, मतलब लोगों को कैसे राइट दिए जाएं जिसको यूज़ करके वो एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं। या फिर एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, इन दोनों में से कोई भी आता है कि किसको पावर ज़्यादा दी जाए, सेंटर को दी जाए या स्टेट को दी जाए। तो अगर आपने सेंटर लिखा है तो क्यों ज़्यादा दी जाए, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हाईलाइट डिफरिंग द व्यू पॉइंट एंड द कंसर्न, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं। द सिटी ऑफ विजयनगर, ठीक है, द सिटी ऑफ विजयनगर, एनी 8 पॉइंट टू बी एक्सप्लेन। अब यहाँ पर कितने 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ सांची स्तूपा के और भी एग्जाम्पल लिख दोगे, सांची स्तूपा है, ठीक है, स्तूपा के और भी एग्जाम्पल लिख दोगे, अमरावती स्तूपा है, सांची की धेरी है, फिर उसका पूरा का पूरा डिफाइन कर दोगे। मतलब आपको अपने क्वेश्चन को जितना हो सकता है इलाबरेट करोगे, ठीक है, लेकिन 300 से 350 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। मतलब कि आपको 8 से लेकर के 8, 9 या मैक्सिमम 10 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को किस तरह के राइट्स दिए जाएं वो डिफाइन करने हैं, ठीक है। और अच्छा 29 रह गया क्या, कौन सा रह गया है आपका, ये रह गया, हम 30 पे पहुंच गए थे। विजयनगर एम्पायर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर्स एंड द बिल्डिंग स्टाइल जस्टिफाई द स्टेटमेंट, दो बार लिख दिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो विजयनगर के आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग्स को देख करके, मतलब लोग कैसे घरों में रहते थे, महलों के स्टाइल्स कैसे थे, है ना, और किस तरह के टेम्पल्स हुआ करते थे, तो उनका एक आर्किटेक्चर स्टाइल जो है आपको डिफाइन करना है, ठीक है, पूरा का पूरा इलेबरेट करना है। एक विजयनगर वाज द करेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर, किस लिए ये इतना करेक्टराइज्ड था, किस लिए लोग इसको याद करते हैं, इसके बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर स्टाइल्स को जान करके, है ना, वही सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे।
द विजयनगर वॉज द एनक्लोज द मैसिव फोर्टिस वॉल कंस्ट्रक्टेड विदाउट द मोर्टार। सबसे इसका जो बेस्ट फीचर है ना, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे विजयनगर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी की गई थी, और ये जो दीवारें बनाई गई थी ये किसी सीमेंट से नहीं बनाई गई थी, मतलब उनको ईंटों को जोड़ने के लिए, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए या पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट वगैरह का यूज़ किया गया था, नहीं, बल्कि ऐसे बनाई गई थी जो एक तो स्टोन वॉल होती थी, ठीक है, स्टोन्स को एक दूसरे के साथ में ऐड किया जाता था, बीच में किसी तरह का जॉइंट करने के लिए कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। सो मैसिव फोर्टेस, बहुत मजबूत दीवार होती थी, कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोर्टार और द सीमेंटिंग एजेंट, कंप्राइज द सेवरल लाइंस ऑफ द फोर्ट एनक्लोज द सिटी एग्रीकल्चर हिंटरलैंड। तो विजयनगर के चारों तरफ ना 7 लाइंस बनाई गई थी, मतलब विजयनगर आप ये मानकर चलिए विजयनगर बीचों बीच था और इसके चारों तरफ जो है वो 7 लाइंस से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, और इन्हीं लाइंस के बीच में कहीं पर एग्रीकल्चर होता था, कहीं पर हिंटरलैंड का मतलब होता है सोल्जर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां जो है वो पूरे एरियाज में, यानी कि सेकेंड लाइन में यहाँ से यहाँ तक जो है वो पोस्ट कर दी गई थी, ठीक है। फिर थर्ड में होता था गार्डन होते थे, फोर्थ में होता था ऑर्चार्ड होते थे, फिफ्थ में होता था रेजिडेंशियल एरिया होते थे, सिक्स में होता था मार्केट होती थी। तो हर एक लाइन के बीच में कुछ ना कुछ होता था, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। हीरिया कैनाल, ठीक है, हीरिया कैनाल जो थी वो एक बहुत ही फेमस कैनाल थी, किसकी, विजयनगर की, ठीक है। और इस हीरिया कैनाल से लोग अपने फील्ड्स को इरिगेट किया करते थे, जो भी कल्टीवेशन करते थे ना, खेती वेती करते थे, तो उसे सिंचाई किया करते थे हीरिया कैनाल्स के वाटर से। बिल्ट बाय द किंग ऑफ द, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये हीरिया कैनाल किसने बनवाई थी बच्चे, संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाई थी। ड्रू द वाटर फ्रॉम द, तो इससे क्या किया जाता था, इस हीरिया कैनाल से, मतलब तुंगभद्रा रिवर से ये कैनाल बनवाई गई थी, है ना, तुंगभद्रा रिवर से ये कैनल का मतलब होता है नहर बनाई गई थी, और इस नहर के पानी से इरिगेशन की जाती थी। कमलापुरम टैंक भी होता था, कमलापुरम टैंक जो है सिटीज़ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कमलापुरम टैंक जो है वो भी एक वाटर अरेंजमेंट्स के रूप में बनाया गया था कि कभी भी अगर पानी की कमी होती है तो इस वाटर टैंक से वो पानी को यूज़ कर सके, इवन इरीगेशन के लिए भी यहाँ से यूज़ कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा बनाया गया था, बहुत ही ह्यूज बनाया गया था। रॉयल सेंटर इंक्लूडिंग द, रॉयल सेंटर के अंदर जो है वो 60 टेम्पल्स होते थे, ठीक है, जिसमें से 30 बिल्डिंग्स जो थी वो कॉम्प्लेक्सेस थी, है ना, मतलब 60 टेम्पल्स के अलावा 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो बहुत सुंदर बनी हुई थी, बहुत ही बड़ी बड़ी बनी हुई थी, तो वो भी बताना है। मतलब इस पूरे आंसर में हमें क्या बताना है, हमें उसके बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स बताने, स्टाइल्स बताने हैं कि कौन से जो है वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बिल्डिंग बनी हुई थी, कौन कौन से ऐसे मतलब चीज़ें बनी हुई थी, आप कह सकते हो, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। महानवमी डिब्बा को डिफाइन कर देना, राइट, रॉयल सेंटर को डिफाइन कर देना। महानवमी डिब्बा एक मैसिव प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो कि पूरे विजयनगर सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर उसको प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, और ये राजा के पैलेस में बनाया गया था। राजा का पैलेस रॉयल सेंटर में सबसे बड़ा माना जाता था। इसमें 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, एक महानवमी डिब्बा का, एक ऑडियंस हॉल का, ठीक है। इस महानवमी डिब्बा को सरफेस एरिया से टोटल 11,000 स्क्वायर फीट की चौड़ाई पर बनाया गया था, और ये इसकी जो हाइट होगी वो 40 फीट की होगी, है ना, 40 फीट की होगी। तो ऐसे करके उसको डिफाइन करना है, और फिर महानवमी डिब्बा को भी इसी में डिफाइन कर देना। अब देखो जरा कितना बड़ा आंसर हो गया ये। महानवमी डिब्बा, जैसे हिंदुओं में 9 डेज का फेस्टिवल नवरात्रि सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो है वो महानवमी डिब्बा ऐसे सेलिब्रेट किए जाते थे। 9 दिन का फेस्टिवल होता था, पंपा देवी और स्टेट हॉर्स की पूजा की जाती थी, पूजा के बाद बफेलोस और अदर एनिमल्स की बलि दी जाती थी, बस उसको डिफाइन करना है। विरूपाक्ष टेम्पल भी बनाया गया था, बहुत सुंदर बना हुआ है। विरूपाक्ष टेम्पल जो है, विरूपाक्ष टेम्पल भगवान शिव के नाम पर बनाया गया है, और विरूपाक्ष पंपा देवी की मूर्ति वहाँ पर रखी गई है, ठीक है, ये भी बताओगे उसमें, राइट। विट्ठल टेम्पल फीचर द वेरियस हॉल्स, विट्ठल टेम्पल भी वहाँ पर भगवान विष्णु के नाम पर बनाया गया है। डिफरेंट पर्पस इंक्लूडिंग द होस्टिंग स्पेशल प्रोग्राम म्यूजिक, तो विट्ठल टेम्पल में अलग अलग तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, सेलिब्रेटिंग डिवाइन वेडिंग्स एट्सेट्रा। नगलापुरम एक टाउन बनाया था, किसने, कृष्णदेव राय ने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ये आपके 11 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई भी 8 पॉइंट इसमें से करना है। विजयनगर एम्पायर फ्लरिश एज द डाइवर्स कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजन ट्रेडिशन। तो विजयनगर क्यों इतना मतलब इतना फ्लरिश होता है, क्यों इतना फलता फूलता है, जबकि अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर अलग अलग कल्चर के, लिंग्विस्टिक, अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले होते थे, फिर भी ये क्यों इतना फ्लरिश हुआ? तो इट फोस्टर्ड अ क्लाइमेट द कल्चर ट्राइन्स, ठीक है, तो इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा था, है ना।
तो मतलब ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो एक मतलब नॉर्मल जो जीने के लिए चाहिए उस तरह का क्लाइमेट फीचर्स भी देखा गया है। सो द एम्पायर आर्किटेक्चर मार्वलस, ये जो एम्पायर आर्किटेक्चर, एम्पायर्स आर्किटेक्चर का मतलब जो वहाँ पर जो महल मंदिर और ये सब बने हुए थे ना, मार्वलस का मतलब होता है मतलब अद्भुत, ठीक है। सच एज टेम्पल, प्लेसेस, पैलेसेस, फोर्टिफिकेशन, रिफ्लेक्टेड, ये सब बता दोगे जो अभी हमने किया है। द विजयनगर एम्पायर कंट्रोल द ट्रेड रूट एंड द, विजयनगर अपने ट्रेड के लिए भी बहुत माना जाता था, ट्रेड रूट एंड अटैच मर्चेंट फ्रॉम द अक्रॉस इंडिया ओशन रीजन, तो मतलब समुद्र से परे, ठीक है, दूर दूर के देशों से भी इनके जो है वो ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे। इस वजह से भी जो है ये क्या माना जाता है, एक फ्लरिश सिटी मानी जाती है। इट स्टेटेड, जैसे कि अरब और सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, है ना, हॉर्सेस को लेकर के, हॉर्स की डीलिंग किया करते थे, उसको जो लोकल मर्चेंट होते थे विजयनगर के, उनको कुदरई चेत्तीस कहा जाता था, ठीक है। तो ट्रेड की वजह से, और विजयनगर की मार्केट ऐसी थी जो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ पाई जाती है इस धरती पर, सारी की सारी चीज़ विजयनगर के मार्केट में मिलती थी। ये भी बता सकते हो, ये मैंने अभी अभी बताया था अरब मर्चेंट्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास द एम्पायर्स कंट्रोल द ओवर वाइटल ट्रेड routes and access to the precious कॉमोडिटी सच एज द हॉर्सेस, स्पाइसेस, तो इसमें सारी चीज़ें जो है इसके मार्केट में मिलती थी, हॉर्सेस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, विद इन द पॉलिटी द क्लाइमेट्स एंड द पावर इंक्लूडिंग द मेंबर्स रूलिंग द लाइनेज एज वेल एज द मिलिट्री कमांडर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको जो भी विजयनगर से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स पता है वो सारे के सारे इसमें लिख देंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय क्रेडिट विद द, कृष्णदेव राय ने बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स और गोपुरम्स वगैरह बनाए, ठीक है, एक टाउन भी बनाया नगलापुरम, ये भी आप लिख सकते हो। फोर्टिफिकेशन, चारों तरफ जो है विजयनगर को 7 लाइंस के अंदर फोर्टिफाइड किया गया था, उसको भी डिफाइन कर सकते हो। विजयनगर के लोग कौन कौन से लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले थे, कन्नड़, तमिल, संस्कृत और तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले थे। रायाज और नायकाज भी होते थे, ठीक है, वो भी क्या करते थे, गोपुरम्स वगैरह बनाया करते थे, है ना, ये कर दोगे। टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक विरूपाक्ष, विट्ठल, हजार राम टेम्पल, ये भी आप उसमें कर दोगे। एक रॉयल सेंटर बनाया गया था जिसमें 60 टेम्पल्स के साथ साथ में 30 कॉम्प्लेक्स वो भी थे, सारे के सारे जो हम अपने ऊपर किया, तो उसके ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को क्या और कैसे राइट दिए जाएं, तो इस राइट पर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट डिमांड, तो क्योंकि इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, है ना, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, राइट, और डाइवर्स कंट्री भी बोली जाती है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले, रिलीजियस को फॉलो करने वाले, है ना, और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होगी, ठीक है। अब वो डिमांड जो होगी वही राइट में कन्वर्ट करेंगे। कोई लोग बोलेंगे कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मान लो फार्मर्स बोलेंगे कि हमारे लिए ये होना चाहिए, ट्राइबल पीपल बोलेंगे कि हमारे लिए ये होना चाहिए, डिप्रेस क्लास के लोग बोलेंगे ये होना चाहिए, इधर से जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों की तरफ से बोला जाएगा कि ये होना चाहिए, तो यही डिमांड्स जो होगी यही राइट में कन्वर्ट की जाएगी। तो डिफरेंट डिमांड्स वर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, the concerning of the right of the people. These demand ideas opinion were debated, discussed and the conflict idea were, तो इसी में ही डिबेट करते हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसी पर ही चर्चा की जाती है। तो कई बार किसी पॉइंट पर सभी लोग एग्री हो जाते थे, तो कई बार नहीं होते, तो इस पर डिबेट होती थी, डिस्कशन होता था। नेक्स्ट फिर फाइनल डिसीजन निकाला जाता था। इंटेंस डिबेट टुक प्लेस इन द असेंबली ऑन इशू। बी पोकेर बहादुर ने क्या किया, B. Poker Bahadur gave a powerful presentation, the continuation of the minority representation on the political system and governance of the country. तो B. Poker Bahadur ने क्या किया, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, आगे क्या किया, माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो एक पॉलिटिकल इशू सिस्टम जो है उनके सामने रखा, पॉलिटिकल असेंबली के सामने। और सरदार पटेल strongly declared that the separate election was a poison. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्शन जो है ना वो एक पॉइजन की तरह है जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बॉडी में एंटर करके उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। जीबी पंथ ने कहा कि सेड दैट द ऑल शुड द एम्पथाइज विद द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो हमें सभी लोगों के साथ ना एम्पथाइज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को प्रिविलेजेस दी गई है तो किसी को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है, तो सभी को हमें इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। और कुछ ना कुछ जो है ऐसे प्रोविजंस रखे
जाएंगे जिससे कि माइनॉरिटीज़ को या फिर जो बैकवर्ड क्लास होते हैं या फिर ST SC वाले लोग होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें ऐसे प्रोविजंस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखने चाहिए जिससे इनको लगे कि ये इनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ कुड बी रिकॉग्नाइज एज द कल्चर द entities and the political members of the communities are equal to the member of the state, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो कंट्री के अंदर सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। NG रंगा, ठीक है। NG रंगा कौन थे? NG रंगा जिन्होंने कहा कि वेलकम ऑल द लीगल एंड द सिविल राइट ग्रांटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सिटीजन बट said these right can be only enjoy when the suitable condition or the opportunities are provided। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कुछ प्रोविजंस रखे जाएंगे जो एक सुटेबल कंडीशन के पर्पज से जो है हमें लोगों को राइट दिए जाने। जैसे मान लो कोई भी जैसे कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो उस कंडीशन में लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड जो है वो मनवा सकते हैं या गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो एक वो सुटेबल जो है वो कंडीशन होगी जिसकी वजह से वो अपने राइट्स को यूज कर सकेंगे, ठीक है। सो NG रंगा ऑल्सो टॉक अबाउट द ह्यूज गैप बिटवीन द, तो NG रंगा ने इस बात पर भी चर्चा की कि ह्यूज गैप बिटवीन द मासेस ऑफ इंडिया एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द असेंबली। तो हमारी जो पब्लिक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बहुत ज़्यादा फासला होता है कि वो डायरेक्ट अपनी बात को वहाँ पर नहीं पहुँचा सकती है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जैसे प्रेसिडेंट हो गए या PM हो गए, तो हमें उनके लिए उनके बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर भेजना होगा जिसे लोग खुद अपने से उसको इलेक्ट करेंगे और उनकी बातों को पहुंचाने वाला कौन होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि आगे अथॉरिटी तक उनकी बात को पहुंचाएगा और उनकी बात को माना जाएगा, फिर वही उसको राइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जयपाल सिंह रिप्रेजेंटेटिव और ट्राइबल, तो जयपाल सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, जयपाल सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे ट्राइबल्स को, है ना। तो अबाउट द, तो उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स को बहुत ही पिछड़ा हुआ, सालों से हजारों सालों से पिछड़ा हुआ समझा जा रहा है, तो अब हमें उनको पीछे ना रख करके हमें उनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उनके लिए रिजर्वेशन की डिमांड को वहाँ पर रखा गया था, इस तरीके से वो भी जनरल कैटेगरी के साथ में आकर के अपने बातों को रख सके, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर स्टेट को पावर ज़्यादा दी जाए या फिर सेंटर को पावर ज़्यादा दी जाए, तो वो इश्यू ऑफ द डिवीजन पावर गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल वाइज द इंटेंसली डिबेटेड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ द, तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था जिसमें 3 लिस्ट थी, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सबने फेवर किया कि सेंटर को पावर ज़्यादा देनी चाहिए कंपेरेटिव टू स्टेट के, क्योंकि स्टेट अपने लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहेगी जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी कंट्री का कार्यभार रहेगा, पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इवन बाहर के देशों के साथ में भी किस तरह के रिलेशंस बनाने, ये भी काम वही करेंगे, तो उनको पावर ज़्यादा देनी चाहिए, बात खत्म। फिर उसके बाद कहा गया कि कौन से मतलब कंट्री के अंदर कौन से काम किसके अंडर में आएंगे, कितने काम स्टेट के अंदर आएंगे और कितने काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे और कितने काम जो है वो दोनों के अंडर में आएंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह की लिस्ट बनाई गई, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द पावरफुल, तो ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये पावरफुल होनी चाहिए क्योंकि इसी से ही पीस सिक्योरिटी, है ना, कैन द कोऑर्डिनेट एंड द अदर मैटर वाइटर इंटरेस्ट एंड द स्पीक फॉर द होल कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फेयर। तो ये हमारी कंट्री को बाहर की कंट्री के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी, तो ये काम भी किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। के सनातन सेट द रिकॉलेशन ऑफ द पावर एंड नेसेसरी नॉट ओनली टू द स्ट्रेंथ एंड स्टेट बट ऑल्सो द सेंटर, ठीक है। तो इन्होंने भी सेंटर को जो है वो प्रमोट किया। He said that the central the overburden, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओवरबर्डन रही तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, थोड़ी पावर उनको भी देनी चाहिए। सोचो जरा, स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो पावर नहीं देते, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सारी पावर दे दी जाती तो बर्डन जो है वो और बढ़ जाता। तो एक तो सभी स्टेट की डेवलपमेंट का बर्डन भी उनके ऊपर बढ़ जाता, बाहर की कंट्री वाला भी बर्डन उनके पास बढ़ जाता। तो आंतरिक तरीके से जो एक सही सिस्टम चलना चाहिए कहीं ना कहीं वो डिस्पैच हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें बताई गई थी। द नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हैड बी फर्दर एनफोर्स्ड बाय द इवेंट ऑफ द पार्टीशन। मेनी लीडर्स लाइक द जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर एटसेट्रा एडवोकेटेड द स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इन्होंने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की डिमांड करी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिटेड अ क्लियर द इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द राइट द यूनियन ऑफ द इंडिया ओवर दोज इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स
रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट ऑफ दीज प्रायोरिटीज ड्राइवन बाय द दिस टाइम। ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी, ये इसमें 11 पॉइंट दिए गए तो कोई भी आप 8 पॉइंट उसमें कर दोगे। अब आते हैं आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को पहले सोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, देन उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो बच्चे आधी फाइट तो आप यहीं से जीत जाओगे जब अगर आपने सोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनक्रेव द हार्ड सरफेस, तो पूरे इसको पढ़ने के बाद फिर आप इसके आंसर्स दोगे। ठीक है, सारे आंसर्स आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिया है कि व्हाट रोल द पैलियोग्राफी प्ले एंड द डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो किस तरह का रोल जो है एक पैलियोग्राफी। ठीक है, पानी पी लेती हूँ बेटा, 2 मिनट रुकना। What does role paleography play in determine the age of the inscription? पैलियोग्राफी क्या होती है बच्चे? जो पुराने जो इंस्क्रिप्शन होते थे ना, शिलालेख होते थे, पुराने इंस्क्रिप्शंस होते थे, तो उनका अध्ययन यानी कि उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, सो इन्होंने पास्ट को जानने में किस तरह से हमें एक हेल्प दी। What role does the paleography play and determining the age of the inscription? कि वो इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है, ठीक है, उसको कब लिखा, किसने लिखा था, कौन सा पीरियड था, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। Inscription are writing in the surface, the stone, metal and the pottery. They usually record the achievement, record this, those who commission them, including the exploit of the king and donation made by women and men to religious. These inscription virtually परमानेंट रिकॉर्ड, सम ऑफ विच कैरी द डेट्स। ठीक है, तो कुछ में जो है वो डेट्स लिखी गई थी, तो डेट्स जहाँ पर लिखी गई तो इससे हमें पता चल जाएगा ना कि वो कौन से पीरियड का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें पैलियोग्राफी में क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। देखो ये रहा आंसर, पैलियोग्राफी हेल्प्स द स्कॉलर डिटरमाइन द एज ऑफ द इंस्क्रिप्शन, वो इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है। ठीक है, बाय एनालाइजिंग द स्टाइल ऑफ द राइटिंग यूज्ड, उस टाइम में कौन सी किस तरह की राइटिंग यूज की जाती थी। अलाउइंग देम असाइन द अप्रॉक्सीमेट डेट, उस पर डेट कौन सी अप्रॉक्सीमेट दी गई थी। ऑन चेंजिंग द स्क्रिप्ट ओवर अ टाइम, ठीक है, और किस तरीके से पहले के स्क्रिप्ट में और आज के स्क्रिप्ट में किस तरह के चेंजेस आए वो भी हमें पता चलता है। राइट, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डू इंस्क्रिप्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंशिएंट सोसाइटी एंड द कल्चर। तो ये हमें, ये जो आपके इंस्क्रिप्शन है ये हमें पास्ट को जानने में किस तरह से हेल्प करते हैं। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट इन द अचीवमेंट, एक्टिविटीज एंड द बिलीफ एंशिएंट सोसाइटी एंड द कल्चर, कि वहाँ तब उस टाइम के लोग जो है वो किस तरह के कल्चर्स को फॉलो किया करते थे, किस तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो ये सारी जानकारी हमें इसमें देनी है, और हेल्पिंग हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री एंड द सोशल स्ट्रक्चर, और इसी से ही हमारे हिस्टोरियन को हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं, व्हाट इंसाइट कैन बी गेन्ड फ्रॉम द स्टडिंग एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड द पीरियड, टाइम पीरियड। तो आपको बताना है कि किस तरह की इंसाइट, किस तरह की समझ ये रीडर के अंदर पैदा करती है। तो वो बताना है कि स्टडिंग द लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन, जो भी इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें लैंग्वेज लिखी हुई मिली है, प्रोवाइड इनसाइट द कल्चर एक्सचेंज एंड द लिंग्विस्टिक इन्वॉल्वेशन अक्रॉस द डिफरेंट रिलीजन एंड द टाइम पीरियड। तो किस तरीके से पहले लैंग्वेज होती थी और आज के लैंग्वेज में कोई डिफरेंस आया है, ट्रेडिशन में कोई डिफरेंस आया है, कल्चर में कोई डिफरेंस आया है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इट एनरिचेस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरियल डायनामिक्स। ठीक है, हिस्टोरिकल डायनामिक्स का मतलब होता है कि जैसे महाभारत को डायनामिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो लिखा गया है, और इसमें काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिलती है। मतलब अगर हम ये कहें कि मोर देन 50 से 60% हमें यहाँ से महाभारत से मिल जाती है, तो इसीलिए उसको डायनामिक टेक्स्ट बोला गया है। हिस्टोरिकल द डायनामिक्स
तो हिस्टोरिकल डायनामिक्स का मतलब होता है जो भी हमें लिटरेचर्स मिली वहाँ पर, है ना, टेक्स्ट बुक्स मिली, तो इससे हमें पर्टिकुलर उस पास्ट के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन आज प्रेजेंट से उस पास्ट को कंपेयर करने में वो इंस्क्रिप्शन, वो जो आपकी जो हिस्टोरिकल ये जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं या हमें क्या हेल्प करती हैं, ठीक है, वही सब बताना है। एक क्वेश्चन हो गया, देन उसके बाद हम इसी तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन को रीड आउट करके और इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अल-बरूनी, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस को ऐसे ही पैराग्राफ को पढ़ करके आपके इसके आंसर देने हैं। एनालाइज द एडवोकेट द एडवांटेजेस अल-बरूनी गेन्ड फ्रॉम हिज एक्सपर्टाइज इन द मल्टीपल लैंग्वेज। तो किस तरीके से अल-बरूनी ने मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करते किस तरीके से अपना एक ओवरव्यू दिया, मतलब वो किस तरह की प्रोफिशिएंसी रखता था, किस तरह का वो एक पर्सन था। अल-बरूनी प्रोफिशिएंसी इन द सेवरल लैंग्वेज अलाउड टू कंपेयर द लैंग्वेज। तो इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ कि अलग अलग लैंग्वेजेस उसको आती हैं, तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में इजीली वो ट्रांसलेट कर सकता है उसके टेक्स्ट को, ठीक है, उसके लिखे हुए कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा एक ही बेनिफिट लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क का ही है, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अल-बरूनी ट्रांसलेटिंग द पतंजलि's वर्क। पतंजलि's वर्क का मतलब होता है महर्षि पतंजलि जो थे, इन्होंने संस्कृत ग्रामर को कंपोज किया था, ठीक है। तो जब उसको संस्कृत पढ़नी लिखनी आ गई थी तो इन्होंने संस्कृत में लिखी हुई ये जो महर्षि पतंजलि की संस्कृत जो व्याकरण थी, ग्रामर थी, तो इसने उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। इससे उनकी लैंग्वेज में जो भी कमियां थी तो इससे उनको एक इम्प्रूव करने में उनको एक आइडिया मिल गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, Translating the Patanjali work into Arabic, Al-Baruni contributed to the preservation and the transmission knowledge from the Indian culture to Islamic world। मैंने यही बताया ना कि किस तरीके से हमारे इंडियन कल्चर को समझने के लिए पहले ये पतंजलि के वर्क्स को उसने स्टडी किया और जो भी उनके वहाँ पर कमी थी तो उसको रिलेट करने के लिए वहाँ से उसको आइडिया को ट्रांसफ़र किया गया। एनरिचिंग द अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर एंड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। तो ग्रामर के क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो ये उनको पतंजलि की इस बुक से आइडिया मिला है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सॉल्ट द सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट, सॉल्ट को गांधी जी ने अपना एक मेन मुद्दा बनाया, एक मेन एजेंडा बनाया, क्योंकि सॉल्ट को लेकर के सभी लोग जो थे वो इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सॉल्ट पर जो मोनोपॉली थी ना, इससे नाखुश थे और इसको कहीं ना कहीं वो इसको ब्रेक करना चाहते थे। तो उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और इस तरीके से सॉल्ट लॉ को गांधी जी ने इन लोगों की मदद से ब्रेक कर दिया, ठीक है। वही सब चीज़ें लिखनी है। व्हाट डज द गांधी जी रेफरेंस टू पावर द पीस एंड द नॉन वायलेंस सजेस्ट अबाउट द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ये बताना है कि गांधी जी ने किस तरह से अपनी सूझबूझ का एक प्रमाण दिया ब्रिटिशर्स को। गांधी जी मेंशन द पावर ऑफ द पीस एंड द नॉन वायलेंस। गांधी जी शांति, ठीक है, और नॉन वायलेंस, अहिंसा को दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से एक पावरफुल वेपन होता है। एफिशिएंसी द नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट चैलेंज द अल्टीमेटली ओवरकम द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन, कि हम ब्रिटिशर्स से बिना किसी हिंसा के भी हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो एक तरीका होगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो इस तरह से ब्रिटिशर्स सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो एक शांति तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ये जो है एक रिफ्लेक्ट करती है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच से कि यूजिंग द मोरल फेस ऑफ द मोबिलाइज द मासेस एंड द इफेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, कि पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था अब वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है। कैसे चेंज होने लगा है, तो ये सॉल्ट मोनोपोली पर ये जो एक्शन ले रहे थे गांधी जी अपने लोगों के साथ में, तो ये दर्शाता है, ठीक है। और अदर एनी रेलिवेंट पॉइंट गांधी जी नेक्स्ट आता है आपका कि क्वेश्चन है व्हाट गांधी जी रेफरेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉल्ट बाय द गवर्नमेंट शेड लाइट ऑन द ब्रॉडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज एंड द इंडियन नेचर रिसोर्सेज, ठीक है। तो गांधी जी के इस रेफरेंस से, ठीक है, गांधी जी इस रेफरेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉल्ट बाय द गवर्नमेंट शेड लाइट द, तो गांधी जी ने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके मतलब एक तरीके से उनको ये बताने की कोशिश की कि ये जो उनकी जो मोनोपोली चल रही है ना, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली और कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ में इनजस्टिस किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म किया जाए, कॉलोनियल पॉलिसीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं ओवरकम होने से रोका जाए। तो ये चीज़ें बताई गई हैं।
Gandhiji reference to the destruction of the salt by the governance the underscores colonial exploitation of the Indian natural resources of the profit and control. तो उनके प्रॉफिट और कंट्रोल को लेकर के गांधी जी ने इसको इनिशिएट किया. इट रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ द रिसोर्स द extractions that the prioritize imperial interest over the well-being to the Indian the populace the exacerbating socio-economic inequality and hindering local development. तो बच्चा ये आपको ना पूरे के पूरे ये जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, पूरा का पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा. थोड़ा बहुत जो है एज इट इज़ नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश करनी है. तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपको आंसर आता है, पॉइंट याद आते हैं, जो भी आपको वर्ड्स याद आते हैं तो उसमें आप इंसर्ट कर दिए जाएगी, लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए. ठीक है. नाउ अब हम क्या करते हैं, अब आगे करते हैं हम कौन सा मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया. तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है, एक होगा आपका लोकेट. ठीक है, लोकेट एंड लेबल. लोकेट एंड लेबल करना है किसको, सांची स्तूपा को. ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट. सांची स्तूपा. ठीक है, सांची क्या एक स्तूपा है, कालीबंगा इंदस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, और पानीपत टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल. ठीक है, तो ये आपको इनमें से कोई भी तीन करने हैं. तो तीन में ये जो दिया है ना बच्चे, इसके और इसके बीच में दिया हुआ है, तो या तो ये करिए या ये करिए, इन दोनों के बीच में एक करना है, या फिर विजयनगर एम्पायर को आपको करना है. तो ये आपका दिया होगा. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन करने. ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप इंडिया प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड ए एंड बी. तो ये आपका ये जो ए और बी दिया है ना बच्चे, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्लेस है जो कि 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है. ठीक है, और ये कौन सा प्लेस है. राइट, तो वही सब बताना है, और इसका आंसर जो है यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कालीबंगा को लोकेट करना है और इस तरीके से हमें बताते हुए चलना है. ये रहा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 34 का 1. ठीक है, 34 का 1 कहाँ पर है, ये रहा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्या, सांची कालीबंगा. ठीक है, सांची कहाँ पर है आपका, ये रहा सांची. सांची कहाँ पर है, सांची आपका किसके अंदर, सांची आपका MP के अंदर है. ठीक है, और इसी तरीके से कालीबंगा कहाँ पर है, ये रहा कालीबंगा राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान के अंदर लोकेट करना है. पानीपत कहाँ पर है, जो कि इसका क्या बोलते हैं आपके 1857 का जो रिवोल्ट है, तो उसमें ये किया गया है. ठीक है, हरियाणा में है पानीपत, और लखनऊ है ये सांची यहाँ पर है, और झांसी. अब देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया, पानीपत टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल. तो पानीपत जो है मुगलों के कंट्रोल में था. ठीक है, विजयनगर कैपिटल को भी आप लोकेट कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है. दूसरे में कहा गया है कि ए और बी से इंडिकेट किया है, जो कि 1857 के रिवोल्ट से ये प्लेसेस जो है वो कनेक्टेड थे. ठीक है, तो ये वो बताया गया है. ठीक है, तो झांसी भी था, और क्या था, लखनऊ भी था, है ना. लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल, ये यूपी के अंदर है, और झांसी आ जाएगा आपका यहाँ पर. देखो ये जो है ना, ये आपका छोटा सा जो आप एरिया देख रहे हो, ये क्या है, झांसी है. ये भी आपका क्या था, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड था. ठीक है, तो ये था आज का अपना क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, अब ये सब चीज़ें करने के बाद बच्चे आपको अब देखो टाइम नहीं रहा है, बिल्कुल अपने जोर शोर से अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपके प्री बोर्ड्स होंगे. ठीक है, आपके जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा एक अच्छी तरीके प्रिपरेशन करने का. तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बाद में बस सिर्फ रिविज़न ही रिविज़न करें. ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो खुद से तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं कर सकते हो, चाहते हो कि टीचर के साथ हम रिविज़न करें, टीचर्स के साथ हम प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आप कहाँ आ सकते हो, इसके लिए आप अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में आप हमें ज्वाइन करके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है. आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों की तैयारी करवाई जा रही है. UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, UG पर क्लिक करना है, आर्ट्स पर क्लिक करना है. ठीक है, देन उसके बाद आपका ये समर्थ 4.0 है, या फिर आपका एक और है. ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें इस तरीके से, ठीक है, महापैक में भी आप इनरोल कर सकते हो. ठीक है, तो महापैक का इनरोल जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि ये है आपका समर्थ 4.0. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप समर्थ 4.0 को क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और यहाँ से आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे 50% के डिस्काउंट पर 5999 पर आप ये
कोर्स को ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे और कल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। आपको इस बैच के अंदर ऐसी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बच्चा, जो कि आपको ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगी बल्कि आपके CUT में भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आपको तो पता ही है कि अड्डा 24/7 की फैकल्टीज़ किस तरह से पढ़ाती है, और ख़ास करके हिस्ट्री और पॉलिटी में जो है बच्चे मैक्सिमम 100% बनते हैं यहीं से पढ़ करके। तो अगर आपका भी सपना है 100% बनने का, दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, तो आज ही ज्वाइन करो। कूपन कोड लगाओगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं फिर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डिस्काउंट ऑफर याद रखिएगा और आज ही इसको एनरोल कर लेगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।